हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट के बारे में। लेकिन फाइनल अकाउंट चालू करने से पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज एक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अरेंज करने वाला था। और बहुत सारे लोगों ने उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया। कल इवनिंग का टेस्ट था वो, और आपको तुरंत स्कोर मिल गया होगा जो भी आपका स्कोर आया होगा। तो जितने सारे लोगों ने टेस्ट दिया उसमें से सबसे हाईएस्ट स्कोर किसका था मैं बता दूं। अच्छा, फर्स्ट टेस्ट में मैंने माइनस मार्किंग नहीं रखा। बट अब आने वाले जो पेड टेस्ट होंगे जिसके बारे में थोड़ी देर बाद में बताऊंगा या फिर एंड में बताऊंगा पढ़ाई करने के बाद कि क्या क्या उसका प्रोसीजर है और किस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे। बट मैं पहले तो आपको बता दूं जिसने सबसे हाई स्कोर अटेंड किया है 40 में से इसका 36 क्वेश्चन सही है। केवल 4 क्वेश्चन गलत है, माइनस मार्क अभी मैंने नहीं रखा था। नाम है विजय कुमार पटेल का। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हो, कीप इट अप, ऐसे ही करते जाओ। एक और है जिसने 40 में 36 नंबर, मतलब उसके भी सिर्फ 4 ही क्वेश्चन गलत हुए हैं। उसने अपना नाम नहीं लिखा है, थला, धोनी का फैन है शायद वो, थला नाम लिखा हुआ है। एंड 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिनके सिर्फ 5 ही क्वेश्चन गलत हुए हैं। एक तरणदीप है, एक सूर्यकांत सिंह है, एंड पीयूष दुबे जी हैं। राइट। तो बाकी लोग भी अभी और प्रैक्टिस करना बचा है। और मैंने फर्स्ट टेस्ट में स्कोरिंग जो रखा था वो, पास होने का जो क्राइटेरिया रखा था वो मैं 75 या 70% के आसपास रखा था। बट मैं धीरे धीरे उसको टफ करूंगा। आने वाले टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन गलत अलाउ अलाउ रखूंगा, मैं बाकी सबको सबको मैं डाउन में रखूंगा। मतलब उसके कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया रखेंगे तो सिर्फ 5 क्वेश्चन तक अलाउ है। अगर उतना 5 ही गलत होगा तभी हम लोग उसको पास के कंसिडर में रखेंगे, अदरवाइज उसको मैं फेल के कंसिडर में रखूंगा। तो टेस्ट सीरीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे। वीडियो के एंड में आप बने रहोगे तो लास्ट में बताऊंगा क्या प्रोसीजर, या बीच में कभी जैसे थोड़ा सा फ्री होते हैं तो उसमें बात करेंगे। बट आज तो चालू करते हैं हम फाइनल अकाउंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है फाइनल अकाउंट का। फाइनल अकाउंट में इतने सारे कॉन्सेप्ट है कि एमसीक्यू भर के रखना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया। और इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी मैं जब देख रहा था, बना रहा था क्वेश्चंस को, तो बहुत ज्यादा एमसीक्यू थे सर। तो इतना सारा इम्पॉसिबल है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बताना है। आओ स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर किए बिना। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं? जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है? फाइनल अकाउंट। ओके। फाइनल अकाउंट के अंदर 3 एलिमेंट होते हैं, ध्यान से देखते चलना। फाइनल अकाउंट, सबसे पहले फाइनल अकाउंट के अंदर आपको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट। यस, हमने पढ़ा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट। ओके सर। दूसरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड तीसरा बनता है बैलेंस शीट। राइट सर, इतना तो हमको मालूम था। ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाता, एंड बैलेंस शीट अंतिम चिट्ठी। ठीक है। क्या आपको ये पता है ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना पड़ता है? और मैं ये बता दूं, पहले मैन्युफैक्चरिंग बनता है, उसके बाद ट्रेडिंग बनता है, और उसके बाद बनता है बैलेंस शीट। सर कैसे? देखिए सर, देखो, 2 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, 2 टाइप की संस्था होती है। एक होती है व्यापारिक संस्था जो सिर्फ खरीदती है और बेचती है, और एक होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो बनाती है और बेचती है। राइट सर, 2 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक होता है आपका कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग, जो बनाती है और बेचती है, और एक जो सिर्फ खरीद के बेचती है। तो जो खरीद के बेचते हैं उसको बोला जाता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, व्यापारिक संस्था। और एक होता है जो बनाकर बेचती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, निर्माणक संस्था है। ठीक है। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट होती है, ये वाली संस्था है जो सिर्फ खरीदती और बेचती है, इनको बनाना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता, एंड बैलेंस शीट। खूब सारा कॉन्सेप्ट देंगे सर, इतना सारा कॉन्सेप्ट देंगे कि आप फिर नेट से उठाओ, जहां से उठाना उठाओ, सब क्वेश्चन बनना चाहिए। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, पूरा लास्ट तक देखना। कई सारे लोग जो होते हैं ना, फास्ट फॉरवर्ड करके आखिरी आखिरी का सिर्फ एमसीक्यू एमसीक्यू देख लेंगे। नहीं नहीं, ये वीडियो अगर उन लोग बैठे हैं तो बिल्कुल बंद कर दो। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो और इंटरनेट में पढ़े, बहुत सारे टीचर्स के, आप उसको पढ़ो। अगर आपको सीखना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो फिर मेरे साथ यहाँ पर पढ़ेंगे। वैसे भी बहुत सारे लोग जो फोन और मैसेज करके तारीफ कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि सर आपका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, बाकी क्वेश्चंस तो बहुत मिल जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? वो बनाता है पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बनाता है बैलेंस शीट। ओके सर। तो बताओ कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? तो एक होता है कौन सा?
जो खरीदता है और बेचता है, छोटे मोटे दुकान वाले। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बनाता है और बेचता है, जो बनाता है उसके लिए एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है सर, बाकी तो सेम है। अब मुझे जरा एक बात बताओ, सभी को पता होगा ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आंसर निकलता है? व्यापार खाते से जो आंसर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? व्यापार खाते से जो आंसर निकलता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। राइट सर, ग्रॉस प्रॉफिट सुना होगा आपने, सकल लाभ। ठीक है। पीएल अकाउंट से क्या आंसर निकलता है? नेट प्रॉफिट, लाभ हानि, शुद्ध लाभ। ठीक है। बैलेंस शीट से क्या आंसर निकलता है? कुछ नहीं, बट ये पता है बैलेंस शीट में एसेट साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल मैच हो जाता है। ओके सर। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आंसर निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। पीएल अकाउंट से लाभ हानि खाते से निकलेगा नेट प्रॉफिट निकलेगा। एंड बैलेंस शीट से बनेगा तुम्हारा, इक्वल करना है एसेट और लायबिलिटीज को। ओके सर, ये तो हमको पता था। चलो अब ये भी बता दो फिर कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर बनाने को बोल दिया क्वेश्चन, हालांकि तुम्हारा एमसीक्यू है, बट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्या आंसर निकलता है? अब मजा आएगा ना, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट चालू होगा अब हमारा। यस, ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी निकलता है, इससे एनपी निकलता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्या निकलता है? इससे निकलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत निकलता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्या निकलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत निकलता है। नोट कर लेना, आज तो कॉपी पेन लेकर बैठना, खूब सारे रूल हैं। आप रात के पढ़ रहे हो, अच्छा बहुत सारे लोगों का जो मैसेज आता है वो बहुत रात को आता है, 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे। अच्छा लगता है कि सर इतना लेट नाइट पे आप तैयारी कर रहे हो, आपका जो ये जो मेहनत है वो पक्का सफल होगा, यहाँ नहीं तो कहीं और, कहीं नहीं तो कहीं और, लेकिन ये डेडिकेशन अच्छा है। कल ही कुछ लोगों का 3 बजे, 1 बजे, 2 बजे मैसेज आता है तो मैं देखता हूँ कितना लेट तक लोग तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तो आपको कॉपी में नोट कर लेना है क्या? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्या आंसर निकलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत निकलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी निकलेगा, पीएल अकाउंट से एनपी निकलेगा, बैलेंस शीट इक्वल होगा। राइट सर, आगे बढ़ते हैं। अब जरा बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक। सर इतना डिटेल मत पढ़ाओ, देखो मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा, मुझे पता है कि कहाँ पर मेहनत करना है कहाँ नहीं करना। ये कुछ लोगों के लिए जिनका फ्लो बहुत ज्यादा छूट छूट गया है ना? तो इसमें आता है ओपनिंग स्टॉक, इसमें आता है परचेस, क्रय आता है, यहाँ पर आता है सेल्स, माइनस सेल्स रिटर्न, यहाँ पर माइनस परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। यहाँ पर आएगा कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक। यस सर, ये तो हमको ही पता था। एंड आता है सर क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हिंदी में प्रत्यक्ष व्यय। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय। अब मेरा लेक्चर ये नहीं था ये बताना, मेरा पर्पस ये था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय कौन है, ये मुझे बताना है। द पर्पस इज, इसका पर्पस यही है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो आप लोग बताओ डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ठीक है। देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप नाम लेने लग जाओगे, क्या क्या जितने लोग बहुत अच्छी पढ़ाई करके रखे हैं। वेजेस होता है, मजदूरी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होता है, व्यापार निर्माण व्यय। कैरियज इनवर्ड होता है, आंतरिक भाड़ा। ये सब तो होता है, ऐसे बहुत सारे नाम है, मैं जल्दी जल्दी गिना देता हूँ। कैरियज इनवर्ड होता है, कैरियज ऑन परचेस, फ्रेट ऑन परचेस, खरीद क्रय का भाड़ा हो जाता है। कोल पावर एंड गैस, ईंधन शक्ति कोयला हो गया। रॉयल्टी, इंपोर्ट टैक्स, आयात कर, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, उतना कहाँ याद कर पाओगे। मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ। यस सर, इसी ट्रिक के लिए तो आए हैं। मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ। डायरेक्ट टैक्सेस में क्या आएगा सुनो। गुड्स को लाने का, गुड्स को लाने का और गुड्स को बनाने का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। गुड्स को लाने का खर्चा, गुड्स को लाने का खर्चा और गुड्स को बनाने का खर्चा, तो क्या बोलेंगे आप लोग? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और गुड्स को बेचने का खर्चा, सेल का खर्चा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष व्यय। उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष व्यय। गुड्स को लाने का, गुड्स को लाने का और गुड्स को बनाने का खर्चा, गुड्स को लाने का, गुड्स को बनाने का खर्चा, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और गुड्स को बेचने का खर्चा को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। देखो, इनवर्ड लाने का खर्चा है, डायरेक्ट।
आउटवर्ड गाड़ी बेचने के टाइम का गाड़ी का भाड़ा किस में जाएगा तुम्हारा, इनडायरेक्ट। और जितने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो जाते हैं पीएल अकाउंट में, और जितने जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो जाते हैं कहाँ पर, ट्रेडिंग व्यापार खाता में आते हैं। ठीक है। अगर आप अच्छा सा सोच लो कि अरे मैं सामान मार्केट से खरीद रहा हूँ और अपना फैक्ट्री में बना रहा हूँ, तो सबके सब ट्रेडिंग में आएगा। ये तो बेचने का खर्चा हो गया, ये बनाने का खर्चा नहीं है, ये तो कुछ और खर्चा है, तो वो इनडायरेक्ट जाएगा। इनडायरेक्ट कहाँ चल जाएगा, पीएल में जाएगा। चलो जल्दी से नाम बोलते जाना, मैं यहाँ पर रखते जाता हूँ। वेजेस, वेजेस देते हैं मजदूरों को। मजदूर क्या होता है, बनाने का खर्चा। बनाने का खर्चा मतलब कहाँ चल जाएगा, ये ट्रेडिंग। डायरेक्ट व्यापारिक ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एमसीक्यू में पूछ देगा कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सैलरी, सैलरी, सैलरी कौन सा खर्चा होता है, सैलरी ना लेबर को नहीं मिलता, सैलरी एम्प्लॉय को मिलता है। एम्प्लॉय कहाँ बैठा होता है, फैक्ट्री में नहीं बैठा होता, एम्प्लॉय ऑफिस में बैठा होता है। तो ये चल जाएगा तुम्हारा पीएल में, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष व्यय। ठीक है। यहाँ पर कौन आएगा, कैरियज, इनवर्ड, आंतरिक भाड़ा, इसमें जाएगा कैरियज। आउटवर्ड, बाह्य भाड़ा, आंतरिक भाड़ा इसमें, बाह्य भाड़ा इसमें। सर ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में, ये कहाँ जाएगा, पीएल में। ठीक है। इसके बाद कैरियज या फ्रेट ऑन परचेज, क्रय का भाड़ा। और यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, फ्रेट ऑन सेल्स, विक्रय का भाड़ा, वो इसमें चल जाएगा। जो बनाने का खर्चा वो इसमें, जो लाने का खर्चा वो यहाँ पर, जो बेचने का खर्चा या फिर हाँ अदर खर्चे हो जाएंगे वो इसमें जाएंगे। तो आपको अच्छा से सोच लेना है। सर मैं पूरा नाम याद करके बैठ जाऊं, इम्पॉसिबल है सर, अजीब अजीब से नाम आएंगे। ठीक है। अब बताना, विदेशों से सामान लाओगे तो इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, विदेशों से सामान लाओगे तो आयात शुल्क लगता है, लाने का खर्चा इसमें आएगा इंपोर्ट ड्यूटी। और विदेशों को सामान भेजोगे, बेचोगे, फॉरेन बेच रहे हो तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी वो इसमें आ जाएगा तुम्हारा। तो आप आराम से सोच लेना इस नाम का क्या मतलब होता है, पेपर में बैठ के सोचना। 2 घंटा टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चंस को बनाने के लिए, आराम से सोचना। अच्छा ये लाने का खर्चा है, ये बनाने का खर्चा है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएगा। ये बेचने का खर्चा है या दूसरा पर्पस का खर्चा हो गया, तो वो कहाँ चल जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएल में जाएगा। दैट्स इट सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या जाएगा, आप ट्रेडिंग में बता दिया, पीएल में बता दिया, बैलेंस शीट में तो एसेट और लायबिलिटीज आते हैं। ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या आएगा, तो ऐसा कंडीशन जिसमें आपको पहले ये बनाना है, फिर आपको ये बनाना है, फिर आपको ये बनाना है। तो ध्यान से सुनना क्या है, जितने आइटम ट्रेडिंग में जाते हैं, आराम से, जितने आइटम ट्रेडिंग में जाते हैं वो सारे के सारे इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इसमें चले जाएंगे। मतलब वेजेस कहाँ जाता था, ट्रेडिंग, हाँ तो अब वो ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, अब वो कहाँ चल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन सर मैं तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनाता, तो ट्रेडिंग में आएगा। लेकिन अगर तू मैन्युफैक्चरिंग बनाता है तो फिर वो ट्रेडिंग के से हट के मैन्युफैक्चरिंग में चल जाएगा। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में 3 टाइप के गुड्स रहते हैं, एक होता है कच्चा माल, रॉ मटेरियल, एक होता है WIP, वर्किंग प्रोग्रेस, और एक होता है फिनिश गुड्स, सब पूरा माल बन गया। तो रॉ मटेरियल, WIP इसमें जाएगा, फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में जाएगा। अब पूरे के पूरे खर्चे जो इनके थे ट्रेडिंग के पूरे खर्चे थे, अब वो कहाँ चल जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएंगे। सर अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनाता तो सब कुछ ट्रेडिंग में आ जाएगा। लेकिन सर अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग बनाता हूं तो जितने खर्चे भाई साहब आप ट्रेडिंग के थे अब वो मेरे हो गए। तो ट्रेडिंग में कौन सा खर्चा आएगा, ट्रेडिंग में कोई खर्चा नहीं आएगा, ट्रेडिंग में बस ये आएगा, फिनिश गुड्स आएगा। ट्रेडिंग में सिर्फ फिनिश गुड्स आएगा, कच्चा माल मैन्युफैक्चरिंग में, आधा बना मैन्युफैक्चरिंग में, पूरा बन गया ट्रेडिंग में। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आंसर निकलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो कहाँ चल जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्या निकलेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ चल जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आंसर निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट में। पीएल अकाउंट से क्या आंसर निकलेगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ चल जाएगा, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग का आंसर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये चले जाएगा ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा।
यहां से क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, वो चले जाएगा पीएल में, पीएल में निकलेगा नेट प्रॉफिट, पीएल का जो नेट प्रॉफिट निकलेगा ये चले जाएगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में किसके पास जाएगा, राइट, कैपिटल, और कैपिटल में नेट प्रॉफिट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सर अगर मुझे पूरे बड़े क्वेश्चंस बनाने होते हैं तो ये जो चैप्टर होता है ना, इसको हम लोग 15 से 20 दिन पढ़ाते हैं, और मुझे एक वीडियो में सब कुछ समेटना, और इस असम्पशन के साथ कि आपको थोड़ा थोड़ा सा आता होगा, थोड़ा थोड़ा सा मैं बताऊंगा, मैं तो ज्यादा ही बताऊंगा बट कुछ बेसिक्स आपके पास होना चाहिए। हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज कम था करके मैं इसके बारे में ज्यादा बता दिया। डन सर। सो ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना सकते हैं, पहले मैन्युफैक्चरिंग फिर ट्रेडिंग, फिर पीएल अकाउंट बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा एक्सपेंसेस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पीएल अकाउंट में कौन सा एक्सपेंसेस आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट में कौन आते हैं, एसेट एंड लायबिलिटी, बैलेंस शीट में कौन आते हैं, एसेट एंड लायबिलिटी। ये वाला जो साइड होता है तुम्हारा लायबिलिटी साइड होता है, और ये जो साइड होता है क्या होता है, एसेट साइड होता है। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे एसेट्स आएंगे तो कितने टाइप के एसेट्स होते हैं, दो टाइप के एसेट्स होते हैं। एक कौन सा एसेट्स होता है, करंट एसेट्स होता है, चालू संपत्तियां। एक कौन सा एसेट्स होता है, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, स्थायी संपत्तियां। देखो कई लोग यहाँ से फॉरवर्ड मंगाएंगे, ये सब तो हमको पता है, अभी जो बताऊंगा ना बताना पता है कि नहीं पता है, ठीक है। करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पर कौन आता है, करंट लायबिलिटी, यहाँ पर कौन आता है, फिक्स्ड लायबिलिटी। यही तो है, हम लोग जब ये सोचने लग जाते हैं ना बहुत कुछ आता है तो फिर मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो देखना भी क्या बता रहा हूँ। बैलेंस शीट में दो एसेट दो लायबिलिटी। करंट एसेट के बारे में सबको पता है, 1 साल से कम, कई टीचर्स बताते हैं, सब आपने पढ़ा हुआ। 1 साल से कम अगर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, रोकड़ में परिवर्तन हो जाएगा तो करंट। 1 साल से ज्यादा समय तक उपयोग करूंगा तो क्या बनता है, फिक्स्ड। इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा। ये भी 1 साल से कम के अंदर चुकाना होगा, अगर कोई दायित्व को 1 साल के अंदर चुकाना होगा तो करंट हो गया, और 1 साल से ज्यादा चुकाना होगा तो क्या बन जाएगा, फिक्स्ड बन जाएगा। ये भी मुझे पता है। अब आप लोग बताओ, टू बी ऑनेस्ट बताओ, बैलेंस शीट में करंट ऊपर आएगा कि फिक्स्ड ऊपर आएगा, ऊपर ये आएगा कि ऊपर नीचे ही आएगा। अच्छा, ये जो तुम्हारा है ये यूनिट नंबर 2 में चल रहा है। यूनिट नंबर 3 में कंपनी का फाइनल अकाउंट है, वो अलग टॉपिक है, उसको अगली क्लास में। ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, एकल स्वामी का बारे में पढ़ रहे हैं। तो बताओ, फिक्स्ड एसेट्स ऊपर आएगा कि करंट एसेट्स ऊपर आएगा, दोनों ऊपर नीचे में हो सकता है क्या। आप तो बोलोगे हम तो बचपन में ऐसे पढ़े, कहीं को भी किसी को भी लिख दो, कैश लिख दो, बिल्डिंग लिख दो, मशीन लिख दो, डेटा लिख दो, जो मन कर रहा है वैसे लिख दो। नहीं भैया, वैसा नहीं बनता है। पहले करंट करंट लिखा जाता है, फिर फिक्स्ड फिक्स लिखा जाता है, या फिर पहले फिक्स्ड फिक्स लिखा जाता है फिर करंट करंट लिखा जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि पहले करंट को लिखूं कि पहले फिक्स्ड को लिखूं। सर करंट को पहले लिख दो, फिक्स को बाद में लिख दो, क्या होता है, नहीं। पहले फिक्स को लिख दो, करंट को बाद में लिख दो, क्या होता है, नहीं। आपको रूल बताना है। तो सुनो, बैलेंस शीट को बनाने का दो अप्रोच, बैलेंस शीट को बनाने का दो अप्रोच। नंबर 1 अप्रोच, लिक्विडिटी फॉर्म, लिक्विडिटी फॉर्म तरलता रूप, लिक्विडिटी फॉर्म तरलता अनुरूप या तरलता रूप, जिसमें पहले करंट को लिखा जाता है, फिक्स्ड को बाद में लिखा जाता है। लिक्विड फॉर्म, हिंदी लिख लेना, लिक्विड फॉर्म। बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने का दो फॉर्म होता है, पहला फॉर्म होता है लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म का मतलब होता है कि तरल तरल, करंट करंट को पहले लिख देंगे, फिक्स्ड फिक्स को बाद में लिख देंगे। दूसरा फॉर्म होता है परमानेंसी फॉर्म, स्थायित्व प्रारूप। परमानेंट फॉर्म का मतलब पहले फिक्स्ड फिक्स्ड आएगा फिर करंट करंट आएगा। तो आपको कैसे बनाना है, तो सुनो सर हमको कैसे बनाना है। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो, एकल स्वामी, पार्टनरशिप हो, साझेदारी, तो पहले लिक्विड को रखते हैं फिर फिक्स्ड को रखते हैं। छोटा व्यापार है हमारा, तो छोटा व्यापार में पहले पैसा को रख लेते हैं, फिक्स्ड फिक्स को बाद में लिखते हैं। यदि तुम कंपनी हो, अगर तुम कंपनी हो तो कंपनी को परमानेंसी फॉर्म को फॉलो करना पड़ता है, स्थायित्व रूप को फॉलो करना पड़ता है। तो अगर कंपनी हो गए तो पहले फिक्स्ड फिक्स्ड आएगा फिर करंट करंट आएगा। क्या सर हम दोनों को मिक्स करके लिख सकते हैं, नहीं। आंसर आएगा, हाँ आंसर आ जाएगा, लेकिन जो रूल है, जो नॉलेज है, जो डेप्थ नॉलेज है जिसके लिए तुम यहाँ बैठे हो, करंट करंट को पहले लिखते हैं, फिक्स्ड किसको बाद में लिखते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विड फॉर्म, तरलता अनुपात, तरलता रूप। ये कौन फॉलो करता है, एकल स्वामी, एक आदमी होगा, या पार्टनरशिप 2 या 3 लोग होंगे। कंपनी क्या फॉलो करता है, कंपनी फॉलो करता है फिक्स्ड फॉर्म, परमानेंसी फॉर्म फॉलो करता है, वो पहले फिक्स फिक्स को लिखता है फिर बाद में करंट करंट को लिखता है। अब ये बताना, ये तुमको पता था क्या, ठीक है। तो बैलेंस शीट को बनाने के कितने फॉर्म प्रारूप होते हैं, 2 तरीके से बनाया जाता है बैलेंस शीट। अभी हम पढ़ रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, एक ही आदमी है
तो ये वाला पैटर्न चलाएंगे, करंट पहले फिक्स्ड बाद में। इतना तो सब ऑडिटर में नहीं पूछने वाला, ये बहुत ज्यादा गहरा नॉलेज है, ओवर गहरा नॉलेज है। बट हाँ, तुम तैयारी कर रहे हो तो अपने तरफ से बेस्ट कर लो सर। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट बनाने का तरीका। तो अभी तो मैं पहले पन्ने में हूँ और इतना सारा लेक्चर दे दिया, 19-20 मिनट हो गया, चलो आगे बढ़ते, थोड़ा फास्ट करते हैं। सर ज्यादा कॉन्सेप्ट मत दो सर, देना पड़ेगा। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द अकाउंट, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का क्या उपयोग है? टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, व्यापार के, आपके बिजनेस में जो रिजल्ट आ रहा है, आपका बिजनेस चल रहा है कि डाउन में है, प्रॉफिट है कि लॉस है, वो पता करने के लिए। टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, व्यापार के बिजनेस को पता करने के लिए होता है। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, व्यापार के वित्तीय स्थिति को पता करने के लिए फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। बिजनेस के वित्तीय स्थिति को पता करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। टू गेट द लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकों से लोन लेने के लिए भी फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। हाँ, अगर आपको बैंक से लोन लेना और बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हारे पास फाइनल अकाउंट होगा, तो उसको दिखाओगे ये मेरा ट्रेडिंग, ये मेरा बैलेंस शीट, ये 4 साल का है, 3 साल का, इसको देख कर ही बैंक आपको लोन देगा। तो लोन लेने के लिए भी आपको क्या चाहिए सर? फाइनल अकाउंट चाहिए। टू एसेट असेस द इनकम, इनकम टैक्स को चुकाने के लिए, व्यापारियों को इनकम टैक्स चुकाने के लिए भी फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। बिना फाइनल अकाउंट के आप इनकम टैक्स नहीं चुका सकते, मतलब बिना ट्रेडिंग पीएल अकाउंट के आप इनकम टैक्स नहीं चुका सकते। टू कंडक्ट कॉम्परेटिव स्टडी, पिछले साल मेरा प्रॉफिट कितना था, इस साल प्रॉफिट कितना है, मैं ग्रोथ में हूँ, मैं बोला मुझे 1 लाख का प्रॉफिट, तो अच्छा है कि खराब? सर नहीं बता सकते। पिछले साल था 4 लाख, इस बार 1 लाख था, गिर गया। पिछले साल था 50,000, इस बार 1 लाख हो गया, बढ़ गया। तो कंपेयर करने के लिए भी तो बनाना पड़ता है क्या, फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट नहीं बनाओगे तो कंपेयर कैसे करोगे सर? टू असिस्ट द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को मैनेज करने के लिए भी क्या बनाना पड़ता है? फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या था सर? फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए, लोन लेने के लिए, इनकम टैक्स के लिए, प्रॉफिट पता करने के लिए फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो एमसीक्यू देखकर आप पता कर लोगे। चलो, इतना जल्दी थ्योरी आज कैसे खत्म कर दिए सर? पिछले वीडियो में तो आधा आधा पौन पौन घंटे की थ्योरी चलती थी। हाँ, वापस लाऊंगा। कई लोग बोर हो जाते हैं ना, भाग जाते हैं, नहीं नहीं हमको एमसीक्यू चाहिए। हाँ, वो एमसीक्यू चेक करते हैं। द पर्पस ऑफ द प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट इज टू असरटेन, फाइनल अकाउंट बनाने का मेन पर्पस क्या है? अभी तो पढ़े। अंतिम खाते बना तैयार करने का उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, हाँ। पूंजी? नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन 100%, हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस भी निकलेगा तुम्हारा, और क्या पता चलेगा? फाइनेंशियल पोजीशन, स्थायी वित्तीय स्थिति भी पता चल जाएगा। नहीं, 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 ये सही था, लेकिन इसके साथ क्या ऐड कर दिया इसने? फाइनेंशियल पोजीशन ऑल्सो। ठीक है, वित्तीय स्थिति भी आ जाएगा। नेक्स्ट सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू, निर्माण खाता किस उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है? देखो, कॉन्सेप्ट बनाने के बाद अगर उसका एमसीक्यू में पढ़ते हैं तो बड़ा मजा आ जाता है कि यही पढ़ा था और इसी से बन रहा है, और बनाना भी चाहिए वैसे। चलो, क्या कहता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को तैयार करने का मेन उद्देश्य क्या है? पहला क्या लिखता है? असर्टेन द प्रॉफिट ऑफ द गुड्स और प्रोडक्ट, जो उत्पादन करता हूँ, उत्पादित माल पर लाभ ज्ञात करने के लिए। बोलो, बिना पढ़े आप बता दो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का क्या पर्पस था? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? क्या निकलता है उससे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कितने में बनाया? प्रॉफिट? नहीं सर, प्रॉफिट नहीं निकलता। असर्टेन द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, निर्मित माल की लागत ज्ञात करने के लिए। हाँ सर, निर्मित माल, मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स हुआ है उसका कॉस्ट पता करने के लिए बनाया जाता है। शो द सेल प्रोसीड? नो सर, बोथ नो सर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर इज शोन ऑन, बोलता है पुराने फर्नीचर को बेचा और पुराने फर्नीचर को बेचने से प्रॉफिट हुआ, पुराने फर्नीचर को बेचने से प्रॉफिट हुआ, इसको कहाँ लिखना चाहिए? क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कॉन्सेप्ट दूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा गुड्स आता है और कुछ नहीं आता। व्यापार, व्यापार, ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार, इसमें गुड्स आता है। तुम क्या बेच रहे हो? फर्नीचर, फर्नीचर बेच रहे हो, ये एसेट है, इसका घर ये नहीं है, ये कट ऑप्शन। क्रेडिट साइड ऑफ द पीएल अकाउंट, हाँ भैया, क्रेडिट साइड ऑफ द पीएल अकाउंट सही है। आप बेचे हो, आपको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया तो पीएल अकाउंट का क्रेडिट में लिखना, पर ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं। वहां पर कौन आता है? सिर्फ गुड्स आता है, माल आता है जिसका व्यापार कर रहे हैं। डायरेक्टली एडेड टू कैपिटल? नो, नो। पीएल अकाउंट के क्रेडिट में, जब आप पहले बचपन में बनाए होगे तो प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को बेचने से अगर लाभ हुआ तो पीएल अकाउंट के कहा लिखेंगे? क्रेडिट में। परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट इंक्लूड, ट्रेडिंग व्यापार खाता में खरीद में क्या शामिल किया जाता है? अच्छा, परचेज, परचेज जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना,
ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेज आता है ना, ये कौन सा परचेज आता है? कैश परचेज आता है कि क्रेडिट परचेज आता है? सर इतना तो बेसिक मालूम होगा, ऑफ कोर्स आपको पता होगा। क्वेश्चन क्यों रख दिया, बस कुछ लोगों का बेस कमजोर होगा तो पता चल जाएगा। परचेज में कौन सा परचेज आता है? कैश परचेज? नो। क्रेडिट परचेज? नो। बोथ कैश एंड क्रेडिट? हाँ, दोनों आता है। नगद भी आएगा, उधारी भी आएगा, तू पैसा दे या मत दे, दोनों परचेज आएगा। यस सर, परचेज दोनों आ जाएगा। चलो अब ये टॉपिक आया तो यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा और कुछ याद आया बता देता हूँ। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में जो आप तुम परचेज लिखते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेज लिखते हो, कौन सा परचेज? कैश भी है, क्रेडिट भी है, ओके। इसमें से परचेज रिटर्न माइनस करते हैं तो एक वैल्यू बाहर आएगा। आपको परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करूंगा तो एक वैल्यू बाहर आएगा। वो वैल्यू किसका? वो भी परचेज ही है। ये भी क्रय है, ये भी क्रय है। परचेज रिटर्न माइनस करने के पहले वाला परचेज को बोलते हैं ग्रॉस परचेज। परचेज में से परचेज रिटर्न, सकल क्रय ग्रॉस परचेज। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद जो बचता है उसको क्या बोलेंगे? यस, सही सोचा तुमने, नेट परचेज, शुद्ध क्रय। मतलब सकल ग्रॉस परचेज और नेट परचेज के बीच में कौन बैठा हुआ है? परचेज रिटर्न, क्रय वापसी बैठा हुआ है। सर माइनस कर दूंगा तो नेट बचेगा, माइनस करने के पहले ग्रॉस बचेगा। तो एक टॉपिक ही याद आया। पढ़ाते पढ़ाते जो याद आएगा सब बताया जाएगा। क्या कहता है, पढ़ो। कैरियज ऑन गुड्स सोल्ड इन शोन इन। कैरियज ऑन गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल पर भाड़ा कहाँ जाएगा? बेचते टाइम का खर्चा अभी बताया था, बोलो। बेचने का खर्चा किस में जाता है? पीएल अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। खरीदने का खर्चा कहाँ जाएगा? लाने का खर्चा ट्रेडिंग में, बेचने का खर्चा पीएल में। तो बड़ा इजी सी रखे हो सर, आज एक से क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगेगा। आज तो प्रैक्टिकल पढ़ना सर, फाइनल अकाउंट में एक से कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको मैं। थ्योरी थ्योरी तो शुरू में रखा है। गुडविल इज अ, गुडविल इज अ, गुडविल क्या है? ख्याति क्या है? ख्याति क्या है? करंट एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स है कि करंट एसेट्स है? सर ये आंसर सभी को पता होना चाहिए, अदरवाइज सब ऑडिटर का पोस्ट आपसे नहीं निकलने वाला। वो निकले नहीं निकले, बट ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि गुडविल क्या होता है। गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स होता है, अमूर्त संपत्ति होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट, इसमें से कौन सा स्थायी संपत्ति नहीं है? इतना इजी तो मैं उम्मीद ही नहीं करूंगा कि पेपर में आएगा, बट मैं रख दिया हूँ थोड़ा सा फ्लो मिल जाए। कौन सा फिक्स्ड एसेट्स नहीं है? बिल्डिंग है, बैंक बैलेंस नहीं है, प्लांट है, पेटेंट है, ये बैंक बैलेंस। यही तुम्हारा आंसर है, ये करंट एसेट्स है, चालू संपत्ति। पूछा था कौन सा फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, ये भी फिक्स्ड एसेट्स है, ये भी फिक्स्ड एसेट्स है, पेटेंट भी फिक्स्ड एसेट्स है, भले वो इंटेंजिबल है, अमूर्त संपत्ति, बट वो फिक्स्ड एसेट्स है। अगला, हाँ धीरे धीरे देखना, एक से एक लेवल आएगा सर आज। आज पढ़ के बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत दिन बाद प्रैक्टिकल पढ़ाने मिलेगा। अभी तक तो थ्योरी और हल्का सा प्रैक्टिकल सिखा रहा था, आज प्योर प्रैक्टिकल आएगा। प्रीपेमेंट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम will appear in the balance sheet and the insurance company respectively as। बीमा प्रीमियम का अग्रिम प्रीमियम, अग्रिम भुगतान बैलेंस शीट और बीमा खाते क्रमशः किसे कैसे दिखाएंगे? तो बीमा प्रीमियम का अग्रिम भुगतान को बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? a liability and debit, an asset and debit, an asset and credit। मुझे तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। हाँ, मैं उम्मीद करता तुमको भी नहीं आया। ऑप्शन पढ़ो तो। लाइबिलिटीज डेबिट जीवन में नहीं हो सकता, लाइबिलिटीज डेबिट नहीं होता, डेबिट नहीं होता। एसेट्स क्रेडिट, एसेट क्रेडिट जीवन में नहीं हो सकता, एसेट डेबिट होता है सर। एसेट्स डेबिट होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है। तो बचा कौन सर? एसेट, और क्या है? डेबिट, यही सही है। वैसे भी बीमा प्रीमियम का अग्रिम भुगतान मतलब प्रीपेड होता है, प्रीपेड एसेट्स में होता है, और पीएल अकाउंट का डेबिट में भी चल जाता है। तो राइट आंसर इसी है। कई बार तो ऑप्शन पढ़ के पता चल जाएगा, कॉम्बिनेशन ही नहीं दिखता ना। एसेट क्रेडिट जीवन में नहीं हो सकता, लायबिलिटीज डेबिट कभी नहीं हो सकता, एसेट डेबिट हाँ 100% यही होता है, ये उसका स्वभाव है। नेक्स्ट सर, एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट, आ गया। एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट, बैड डेट रिकवर अकाउंट विल बी ट्रांसफर। अंतिम खाते तैयार करते समय
वसूली गई डूबत ऋण वापसी की राशि को स्थानांतरित किया जाएगा। बैड डेब्ट रिकवर कहाँ जाता है? बैड डेब्ट रिकवर, सर आप ही बता दो। बैड डेब्ट जो होता है ना, वो पीएल अकाउंट के डेबिट में जाता है। डूबत ऋण पीएल अकाउंट के डेबिट में, और जो बैड डेब्ट्स रिकवर होता है ना, ये पीएल अकाउंट के कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। सो सिंपल, डूबत ऋण वापसी पीएल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। तो पहला डेटर में नहीं, पीएल अकाउंट में। हाँ, पीएल अकाउंट में जाएगा, पीएल अकाउंट में जाएगा, ये दोनों में भी नहीं जाएगा, पीएल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, बैड डेब्ट रिकवरी, डूबत ऋण की वापसी, लाभ हानि खाते के समाकलन साइड में, क्रेडिट साइड में जाएगा। उफ, अरे खत्म, क्वेश्चंस वहां से खत्म। अब आपको यहाँ से कुछ रूल सिखाएंगे, फिर से कुछ बेसिक्स था क्वेश्चन, उसको मैंने खत्म कर दिया। अब आओ और एडजस्टमेंट्स पढ़ो। क्या आपको एडजस्टमेंट्स याद है? फाइनल अकाउंट में खूब सारे एडजस्टमेंट्स लगते हैं। फाइनल अकाउंट के अंदर खूब सारा एडजस्टमेंट आता है। चलो चेक करते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट आता है। सबसे पहला एडजस्टमेंट होता है आउटस्टैंडिंग। सबसे पहला एडजस्टमेंट आता है आउटस्टैंडिंग, अदत्तव्य। आउटस्टैंडिंग का क्या एडजस्टमेंट होता है? डबल सेट क्या आ जाता है? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग जाता है प्लस होगा उसी एक्सपेंसेस में, और लायबिलिटी साइड में जाएगा। आउटस्टैंडिंग प्लस होगा और लायबिलिटी साइड में जाएगा, आउटस्टैंडिंग प्लस होगा और लायबिलिटी साइड में जाएगा, अदत्तव्य। फिर होता है एक प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये क्या होगा? प्रीपेड होगा, माइनस होगा उस एक्सपेंसेस में, और कहाँ जाएगा तुम्हारा? एसेट साइड में जाएगा। मेरे पास इसके पीछे ना आधा आधा घंटे का लेक्चर है, बट नहीं दे पाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। आप भी बोर हो जाओगे और मैं इतना थक जाऊंगा इसको पढ़ाते पढ़ाते, बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर है। किसी और में कोई छोटा सा क्लिप में डालूंगा मैं। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है लायबिलिटीज, और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस होता है और एसेट्स में जाएगा। पहले पढ़ा हुआ तुमने ये। फिर एक होता है एक्रूड, उपार्जित। उपार्जित, ये क्या होगा? उपार्जित होगा प्लस इनकम में प्लस होगा, और ये जाएगा तुम्हारा कहाँ पर? एसेट्स में जाएगा। और एक होता है तुम्हारा क्या? अनुपार्जित, अनर्ड, अनर्ड इनकम, अनुपार्जित आय, अनुपार्जित आय। ये क्या होगा? माइनस होगा इनकम में, और कहाँ जाएगा? लायबिलिटीज में जाएगा। माइनस होगा और कहाँ जाएगा? लायबिलिटीज में जाएगा। सर ये चार चीजों को याद रखना है। आउट इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत डेप्थ में एडजस्टमेंट नहीं आने वाला आपको। फाइनल अकाउंट बनाकर 15 नंबर का मैच करके नहीं देना आपको, एमसीक्यूज बनाना है। सर आउटस्टैंडिंग अदत्तव्य, आउटस्टैंडिंग अदत्तव्य प्लस होगा, प्रीपेड पूर्वदत्त माइनस होगा, एक्रूड उपार्जित प्लस होगा, और अनर्ड अनर्ड जो होता है अनुपार्जित होता है वो क्या होगा? माइनस होगा। चारों फिंगर्स में पुट कर लो, जो लोग मेरे यहाँ के पढ़े हैं उनको ही पता होगा ये ट्रिक क्या होता है। ये आउटस्टैंडिंग है, ये प्रीपेड है, ये एक्रूड है, ये अनर्ड है, अदत्त पूर्वदत्त उपार्जित अनुपार्जित, पहले फिक्स कर लेना, नाम चेंज नहीं करना। ओके, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, हो गया याद? अब लाल का स्पेलिंग बनता है देखो, एल ए ए एल, लाल, एल ए ए एल, लाल। लाइबिलिटी एसेट, एसेट लाइबिलिटी, भूल जाओ, हमेशा के लिए भूल जाओ। जब आएगा तब आप सोच लेना। आ गया पेपर में, प्रीपेड का एडजस्टमेंट बताओ क्या होता है? प्रीपेड कहाँ कहाँ जाएगा? प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ये है प्रीपेड, ये वाला प्रीपेड है, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस माइनस, यहाँ माइनस आएगा, एल ए यहाँ पर ए आएगा, हो गया एसेट खत्म। माइनस होगा, एसेट में जाएगा। सर एक बार और, एक बार और, ओके। एक्रूड उपार्जित, उपार्जित उपार्जित एक्रूड, चारों में से एक्रूड किस में जाएगा? आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रूड, एक्रूड एक्रूड, ये है एक्रूड। ऐसे रख लेना, चीटिंग कर लेना पेपर में, है ना? ये एक्रूड हो गया, ठीक। प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो ये प्लस मिल जाएगा। एल ए मिल रहा है, ए मिल रहा है, तो मतलब क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। तो ऐसा आपको याद करके रख लेना है। चारों उंगली में चारों चीज को पुट कर लो, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रूड अनर्ड, प्लस माइनस एल ए एल, खत्म। तो ये कुछ एडजस्टमेंट है, मेरे पास तो 50 एडजस्टमेंट है, नहीं पढ़ा पाऊंगा उतना सारा। आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ से जितना होगा उतना जरूर कराएंगे, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, और यहाँ पर मैं आपको, आप लोगों से उम्मीद करूंगा
कि ये वाला टॉपिक पढ़ने के बाद, इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट पढ़ने के बाद जरूर बताना, अच्छा लगेगा तो कमेंट करके सर यहाँ पर ये टॉपिक पढ़कर बड़ा मजा आया, क्योंकि इसके पहले तक का तो हमको पता था। इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट के बारे में बताएंगे एक दिन, और एक वीडियो में मैं बता रहा था इसके बारे में, बोला था फाइनल अकाउंट में डिटेल में दूंगा, तो सुनना ध्यान से। एक सेकंड में बताऊं उसके बारे में। चलो, इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? कोई आइटम होंगे जो बढ़ रहे होंगे और कम हो रहे होंगे, और आपको बताने बोलेगा कि प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ऐसे सारे आइटम्स जो ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट में आते हैं, ऐसे सारे आइटम जो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट में आते हैं, उससे प्रॉफिट को फर्क पड़ेगा, उससे प्रॉफिट को फर्क पड़ेगा। सकल लाभ और शुद्ध लाभ को फर्क पड़ेगा। और पेपर में सकल और शुद्ध नहीं बोलेगा, हम बोलेगा अभी तो मैं सिखा दूंगा आपको, प्रॉफिट ही पूछेगा। ऐसे सारे आइटम्स जो बैलेंस शीट में आते हैं, ऐसे सारे आइटम्स जो बैलेंस शीट में आते हैं, इससे प्रॉफिट को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट यहां से निकलता है, यहां से नहीं निकलता है। पहला एमसीक्यू तैयार रख लेना। अगर कोई भी आइटम है जो ट्रेडिंग आइटम है और पीएल का आइटम है, व्यापार खाता और लाभ हानि खाते का आइटम है, 11वीं की बुक निकाल के थोड़ा सा पढ़ लेना। अगर वो आइटम्स हैं तो उससे प्रॉफिट को फर्क पड़ेगा, और ऐसा सारा आइटम जो बैलेंस शीट का आइटम, इससे प्रॉफिट को फर्क नहीं पड़ेगा। सर एक्सप्लेन करो क्या बोलना चाह रहे हो। यस, देखो, ये तुम्हारा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ये तुम्हारा क्रेडिट साइड, ये तुम्हारा डेबिट साइड। यहाँ पर रखता हूं मैं प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है क्रेडिट। ये मैं पढ़ाया हूं इसको, बैंक रिकंसिलिएशन में भी असल पढ़ाया मैंने, ध्यान देना, अगर नहीं पढ़े तो उसको पढ़ना। यहाँ पर आता है बाई सेल, सेल कौन सा आइटम? क्रेडिट। और ये प्रॉफिट को क्या फर्क पड़ेगा? इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं बोला कि सेल बढ़ गया, क्रेडिट आइटम है, ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं। मैं बोला सेल बढ़ गया, तुम बोलना प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। सेल बढ़ेगा, ऑफकोर्स सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, दोनों दोस्त हैं। सेल बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सेल कम हो गया, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। दोनों दोस्त है, तू जहां जाएगा मैं वहां जाऊंगा। सेल अंडर कास्ट हो गया, प्रॉफिट भी अंडर कास्ट हो जाएगा। सेल ओवर कास्ट हो जाएगा, प्रॉफिट भी ओवर कास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर लिखता हूं मैं परचेज। परचेज होता है डेबिट साइड में, प्रॉफिट होता है क्रेडिट साइड में, दोनों दुश्मन है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मैं बोला परचेज लिख दिया तो तुम बोलना प्रॉफिट गिर गया। परचेज ज्यादा करूंगा तो प्रॉफिट गिर जाएगा। मैं बोला परचेज कम करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मैं बोलूंगा ये ज्यादा हो गया तो तुम बोलना मेरा प्रॉफिट गिर गया, भागेंगे। मैं बोला ये कम हो गया तो बोलना क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सर पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा? आपको साइड बताएगा या आइटम का नाम बताएगा, तुमको सोचना इधर आएगा कि इधर आएगा। कैसे सोचेंगे? अभी तुमसे सोचवाता हूँ, हाँ ध्यान देना। यस, ये है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। मैं बोला ओपनिंग स्टॉक ओवरकास्ट, रेक्टिफिकेशन में भी इसके बारे में पढ़ाया मैंने, वहां पर भी था, और आज तो बहुत ज्यादा डिटेल है। बोलो, ओपनिंग स्टॉक ओवरकास्ट हो गया तो आंख बंद करके सोचना ओपनिंग स्टॉक कौन सा साइड में जाता है? सही सोचे, डेबिट साइड में जाता है। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो गया तो वो भाई सब क्या होंगे? सही बोले, कम हो जाएंगे। मैं बोला क्लोजिंग स्टॉक अंडरकास्ट, अंतिम स्टॉक जो है वो कम लगाया गया, तू कम हो गया तो मैं भी कम हो जाऊंगा। ये वाले साइड का रिलेशन चेक कर लेना, और ये वाले साइड से रिलेशन चेक कर लेना। ये वाले डेबिट वाले साइड के साथ उल्टा करना, ये जो बोलेगा तुम उसका उल्टा करना, और ये जो बोलेगा तुम उसका सीधा कर देना, क्योंकि ये भी क्रेडिट आइटम है, ये भी क्रेडिट आइटम है, वो क्रेडिट आइटम है, ये डेबिट आइटम है। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। सर एमसीक्यू बना के दिखाओ तब मानेंगे, बिल्कुल। आओ एमसीक्यू बना के दिखाता हूँ। देखो, वो वाला क्वेश्चन नहीं देखना, इसी को पढ़ना भी। पढ़ो क्या लिखता है। इफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट ओवरकास्ट बाय 8000, द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट दोनों क्या होगा? तो जो होगा एक में वही होगा दूसरे में भी। तो बस तुम लोग को देखना है कि कहाँ का आइटम है ये। पेपर में भी ऐसा रख लेना, रफ पेपर मिलेगा तुमको कॉपी में, वहां पेपर में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ट्रेडिंग स्टॉक ओवरकास्ट हो गया, यदि ट्रेडिंग अंतिम खाते में स्टॉक, अंतिम स्टॉक को अधिक दिखाएगा, ये है क्लोजिंग स्टॉक। अब कुछ कुछ इंग्लिश तो समझ जाएंगे, हिंदी मीडियम वाले भी उतना ज्यादा टफ नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया? ओवर हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया। कहाँ का आइटम होता है क्लोजिंग स्टॉक? क्रेडिट का आइटम, क्रेडिट का आइटम ज्यादा हो गया,
तो बोलो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा, नेट प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, ऑप्शन ही नहीं चाहिए, सीधा आंसर देखो। विल बी हायर बाय 8,000, 8,000 से अधिक हो जाएगा। विल बी लोअर नहीं हो सकता, लोअर तो हो ही नहीं सकता। विल नॉट बी अफेक्टेड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये देखो। क्रेडिट आइटम अगर 8,000 से ज्यादा हो गया, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा हो गया, तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पढ़ो क्या लिखता है। इफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट इज ओवरकास्ट बाई 12,400, वही क्वेश्चन है, सेम ऐसे दे दिया है। अब उल्टा कर देता हूँ मैं, लेकिन इसको उल्टा कर देता हूँ। ओवरकास्ट की जगह इसको क्या कर लेता हूँ मैं, अंडर कास्ट कर लेता हूँ। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, दोनों सेम साइड वाले हैं, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अंडर कास्ट लिखा हूँ, तो बिल भी लोअर डाल देना तुम 12,400 से। लेकिन सर अगर आप इसको काट दो ना, इसको काट दो और इसके जगह पर क्या बना दो, ओपनिंग स्टॉक बना दो, और इसको सेम टू सेम रहने दो, तब देखें क्या बनता है। चलो, ओपनिंग स्टॉक अब नहीं दिख रहा है, वेट, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया, ओवर हो गया। ओपनिंग स्टॉक कहाँ का आइटम, ओपनिंग स्टॉक डेबिट का आइटम। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो गया, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। उल्टा जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट गिर जाएगा। उल्टा आंसर कर देना, जो भी प्रॉफिट होगा कर लेना तुम इसमें। हाँ, अगर ओपनिंग स्टॉक को क्या कर देता हूँ मैं, अंडर कास्ट कर देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक अंडर कास्ट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट का आइटम, डेबिट का आइटम कम हो गया तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो भी एमसीक्यू दिखेगा आंख बंद करके लगा लेना सर, ये टॉपिक बढ़िया से बन जाएगा तुम्हारा। हाँ, एडजस्टमेंट जो पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया मैंने। द एडजस्टमेंट इज टू बी मेड ऑन प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्व दत्त व्यय के लिए क्या समायोजन किया जाएगा, बताओ। प्रीपेड का भी अभी पढ़ा था, क्या करेंगे प्रीपेड को, प्रीपेड मेरा टेक्निक, प्रीपेड 1 2 ये है प्रीपेड, प्लस माइनस, माइनस होगा, और एल ए एसेट्स में जाएगा, माइनस और एसेट्स में जाएगा, माइनस, ऐड नहीं, डिडक्ट हाँ, में से घटाया जाएगा, ठीक है। एंड शो इन द एसेट साइड, डन सर, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वंस आप मेरे से कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो। माइनस होगा और एसेट्स में जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सर, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सर। अगला क्वेश्चन। ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन ही से बना दूंगा मैं। देखो ऐसा कॉन्फिडेंस काश आ जाए और ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि मैं क्वेश्चन पढ़ूं और मैं 100% श्योर हूँ जो यही एमसीक्यू बनने वाला है, इसका यही आंसर होगा, कोई भी आंसर दे दे पता चल जाएगा। पढ़ के देखते हैं क्या लिखता है। द एडजस्टमेंट इज टू बी मेड फॉर द आउटस्टैंडिंग अदत्त व्यय, अदत्त व्यय बकाया, अदत्त व्यय का क्या एडजस्टमेंट होगा, अदत्त व्यय पहला नाम, प्लस एल लाल, लाइबिलिटी, प्लस और लाइबिलिटी ऐड होगा, एक्सपेंसेस में शो इन द एसेट साइड नहीं, हालांकि मुझे पता है क्या होगा, डिडक्ट नो, ऐड होगा जोड़कर, और कहाँ दिखाएंगे, शो इन द लाइबिलिटी साइड, दायित्व साइड, यस सर। एडजस्टमेंट आराम से बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारा। ठीक है, ये वाला ट्रिक भूलने का नहीं, एक बार फिर से, लायबिलिटीज सॉरी, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अर्नर्ड, प्लस माइनस, प्लस माइनस, एल ए ए एल, नाम चेंज करोगे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, जो ऑर्डर बताया उसी ऑर्डर में लिखने का। तो बोलोगे सर हम तो नाम चेंज कर दिया, आपको कॉन्सेप्ट नहीं चला, मेरे से नहीं चलेगा फिर। इफ द क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, अगर क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस का मतलब क्वेश्चन होता है जी, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ही क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो वो कहाँ जाएगा, तो पहले आपको रूल बता दूं, क्या है रूल सर। सर क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना, वो एडजस्टमेंट्स में होता है। इफ याद हो तुमको पुराना, हाल ही में ग्रेजुएट हुआ होगा तो 100% याद होगा, ज्यादा समय होगा तो थोड़ा सा भूल गया होगे। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में होता है सर, ये कितने जगह जाता है, दो जगह जाता है। एक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाता है, और एक बैलेंस शीट में एसेट में जाता है। कौन सा एसेट्स में जाता है, करंट एसेट्स में जाता है। सर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया होता है, बोलो एडजस्टमेंट्स में, कितने जगह जाता है, दो जगह जाता है, और आपको याद आ रहा होगा एडजस्टमेंट को दो बार लिखते हैं, ठीक है, दो बार लिखते हैं। अब मैं बोला कि अगर एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, वो ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब क्वेश्चन में दिया है, तो कहाँ जाएगा, तो एक जगह जाएगा। अगर एडजस्टमेंट में देगा तो दो जगह जाएगा, और क्वेश्चन का मतलब ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन दिया तो एक जगह जाएगा, कोई एक सही है।
तो फिर वो इधर नहीं जाता, वो सीधा कहाँ चल जाता है, एसेट्स में चल जाता है। डन, याद रख लोगे। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाता है और एक करंट एसेट में जाता है। लेकिन ये कब जाता है सर, जब एडजस्टमेंट्स में होगा। लेकिन सर अगर वो क्वेश्चन में होगा, क्वेश्चन का मतलब यदि वो ट्रायल बैलेंस में होगा, तलपट में दिया होगा, तब वो एक जगह जाएगा, क्या है उसका जगह, एसेट, खत्म। चलो, तो इसका सीधा सीधा आंसर अपन उठाते हैं। कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, बैलेंस शीट में हाँ, कैपिटल में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, बैलेंस शीट में जाएगा, ऊपर से कौन सा साइड में जाएगा, एसेट्स में जाएगा। और कौन सा एसेट्स में जाएगा, करंट एसेट में जाएगा। वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, हम उससे ज्यादा बता देंगे उसको। आगे सर। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन मिला। इन अ सोल ट्रेड, एकल स्वामी, अकेला आदमी चला रहा है बिजनेस, इन अ सोल ट्रेड, इनकम टैक्स इज रिकॉर्डेड एज, एकल स्वामित्व सोल ट्रेड में आयकर को कहाँ लिखा है, किस प्रकार दिखाया जाता है, इनकम टैक्स को कहाँ दिखाया जाता है। ये ना अच्छा वाला नॉलेज है, अगर आपने अच्छे से बचपन में पढ़ाई करी ना तो ये क्वेश्चन आएगा। सोल प्रोप्राइटर, एकल स्वामी में इनकम टैक्स को कहाँ दिखाया जाएगा। सही जवाब, ड्रॉइंग्स। सोल प्रोप्राइटरशिप में इनकम टैक्स पर्सनल टैक्स होता है, इनकम टैक्स पर्सनल टैक्स होता है। तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, थैंक गॉड नहीं है। अगर तुम्हारे सिलेबस में इनकम टैक्स होता तो हालत खराब हो जाता पढ़ाने में, क्योंकि इतने ज्यादा रूल होते हैं सर, इतने ज्यादा रूल होते हैं कि तुम्हारा पेपर भी ना निकले। पांच पांच हेड होते हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने छोटे छोटे सेक्शंस, नहीं संभव है। अच्छी बात है इनकम टैक्स नहीं, तो इनकम टैक्स को क्या माना जाता है, ड्रॉइंग्स माना जाता है। इनकम मेरा होता है, व्यापारी का, मेरा इनकम टैक्स मुझ पर लगेगा, इसलिए वो ड्रॉइंग बन जाता है। यहीं पर एक और एडजस्टमेंट दे देता हूं मैं तुमको। अगर लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा देगा, तो जीवन भी मेरा, मेरा जीवन, इसलिए वो भी क्या बन जाएगा, ड्राइंग। 11th में सब पढ़ते हैं हम लोग, इनकम टैक्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द ड्राइंग एंड लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो पार्ट ऑफ द ड्राइंग, दे आर ड्राइंग, दोनों को दोनों ड्राइंग है, आहरण है, आहरण, दोनों के दोनों आहरण है। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट। सर प्रैक्टिकल का वेट कर रहे हैं, आप थ्योरी पढ़ा रहे हो, रुको तो पढ़ेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ, व्यापार खाता किस प्रकार का खाता है, व्यापार खाता किस प्रकार का खाता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एंड नन ऑफ दिस। व्यापार खाता किस प्रकार का खाता है। इस क्वेश्चन के साथ बेहतरीन एडजस्टमेंट और बेहतरीन कॉन्सेप्ट सुनो। ऐसा कोई भी अकाउंट, ऐसा कोई भी अकाउंट, दुनिया का कोई भी अकाउंट जो भी तुमको याद आ जाए, यदि उससे प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, ऐसा कोई भी अकाउंट जो आपको क्या देता है, जो आपको क्या देता है, या तो प्रॉफिट देता होगा या तो लॉस देता होगा। दुनिया का ऐसा कोई भी अकाउंट या तो तुमको प्रॉफिट देता होगा या तो वो तुमको लॉस देता होगा, तो वो एक ही अकाउंट बन सकता है, वो नॉमिनल अकाउंट बनेगा, वो नॉमिनल अकाउंट ही बनेगा। कोई भी दुनिया का अकाउंट जो भी तुमको 11 से लेकर आज तक का याद आ जाए, सर ये वाला अकाउंट, ये वाला अकाउंट कौन सा, मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कोई भी याद आ जाए सर तुमको, रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, वसूली खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता, कोई भी खाता याद आ जाए, अगर वो प्रॉफिट या लॉस दे रहा था, उससे प्रॉफिट या लॉस निकलता है, तो वो नॉमिनली बनेगा, वो नॉमिनली बनेगा। और ऐसा कोई भी अकाउंट, ऐसा कोई भी अकाउंट जो बैलेंस कैरी डाउन देता है, शेष ले गया, बैलेंस कैरी डाउन, वो या तो रियल बनेगा या तो पर्सनल बनेगा। खैर वो तभी नहीं है, ऐसा कोई भी अकाउंट है जिससे या तो प्रॉफिट निकलता होगा तो लॉस निकलता होगा, वो कौन सा अकाउंट बनने वाला है, नॉमिनल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट, इसलिए क्या बन जाएगा, नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा। बढ़िया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, धीरे धीरे फॉर्मूला हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे जा रहा हूं मैं प्रैक्टिकल तरफ, चेक करते जाना। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, सकल लाभ किसके बराबर होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और नन ऑफ दिस। सर ये सब नहीं याद है, नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट नहीं आता हमको, तो मैं आपको बता दूं, चुपचाप इस फॉर्मूला को याद रख लेना। सर वेयर इज कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कहाँ है, कॉन्सेप्ट इसी के अंदर है, इसी के अंदर है, आने वाले क्वेश्चन में अपने आप मिलेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगला एक यूनिट है तुम लोग का कॉस्ट, कॉस्ट में एक चैप्टर है रेशो, रेशो में फॉर्मूला काम आएगा, वहां भी लगता है, तो वहां के लिए भी तैयार हो जाएगा। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दूंगा, विक्रय में से बेचे गए माल की लागत को माइनस कर दूंगा, तो क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। सर ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, इसी के अंदर ओपनिंग स्टॉक है, इसी के अंदर परचेज है, इसी के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है, इसी के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वेट 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 वेट, क्या बोले, बिना बताया मन भी नहीं भरता। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसी के अंदर ओपनिंग स्टॉक है,
इसी के अंदर परचेज है, इसी के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और इसी के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये सब को प्लस माइनस करने से जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सब तो आ गया सर, ट्रेडिंग अकाउंट के सारे आइटम तो है ये। ट्रेडिंग अकाउंट में ये आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ये आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ये आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ये आता है। बस ये देखो, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आता है, यहाँ पर परचेज आता है, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, यहाँ पर सेल आता है, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आता है। अब इनको इनको यूज करने से, ये जो सर्कल बनाया, इनको यूज करने से ये निकलता है। तो इसमें से अगर इतना माइनस कर दूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट तो आएगा। पकड़ पाए क्या बता रहा हूं? सेल्स में से सीओजीएस को माइनस कर दो, यही है सीओजीएस, इतना ही है सीओजीएस। तो सेल्स में से सीओजीएस को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे की लागत को माइनस कर दूंगा, तो जो आंसर बचता वही तो आएगा। तो इसका डिराइव है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो चुपचाप अपने फॉर्मूला याद करना है, ये वाला। अगर वहां से मैं जो थ्योरी भी दिखा दिया, मुझे नहीं दिखाना था, टाइम बचाना था, बट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। फॉर्मूला लिख लेना तो भाई, लिख लो फॉर्मूला लिख लो। बेचे के माल की लागत क्या होता है? प्रारंभिक स्कंद, ओपनिंग स्टॉक, प्लस परचेस, प्लस क्रय, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्कंद। इसको माइनस प्लस करोगे तो तुम्हारा निकलेगा, और इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा आगे चल के। मैं इसलिए रोक रहा था क्योंकि मुझे क्वेश्चन दिखेगा आगे। हाँ आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इसमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है? वेट, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरण नहीं है? पहली बात तो तुमको पता भी है कि नहीं पता? नहीं पता। व्हाट इज अकाउंट एंड व्हाट इज स्टेटमेंट? खाते क्या होते हैं, विवरण क्या होते हैं? आपको पता है ये बात? खाते क्या होते हैं, विवरण क्या होते हैं? एमसीक्यू सिखाऊंगा सर, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी है। देखो खाते क्या होते हैं। अकाउंट्स वो होता है सर जिसमें एक साइड डेबिट होता है और एक साइड क्रेडिट होता है, वो अकाउंट होता है। स्टेटमेंट वो होता है सर जिसमें ना डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है, उसको बस लाइन से लिख दिया जाता है। तो ऐसे जिसमें डेबिट और क्रेडिट दो साइड होते हैं उसको बोला जाता है अकाउंट। और जिसमें डेबिट और क्रेडिट दो साइड नहीं होते, बस जस्ट लिख दिया जाता है, वो क्या बन जाता है तुम्हारा? स्टेटमेंट। आओ जी पढ़ के देखे। कहता है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, विवरण है। फंड फ्लो के बगल में भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है। फंड फ्लो आपने कहीं पढ़ा होगा। ट्रायल बैलेंस ऑल्सो स्टेटमेंट है। ये तीनों के तीनों तुम्हारे विवरण है, तो एक ही है। इसमें से स्टेटमेंट नहीं है, तो स्टेटमेंट नहीं तो फिर क्या है? तो फिर वो अकाउंट है। राइट आंसर इज ए। सर आराम से। स्टेटमेंट का मतलब जिसमें साइड्स नहीं होते हैं, अकाउंट का मतलब जिसमें एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड, और लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड, राइट साइड इज क्रेडिट साइड। सर ऐसा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है। अच्छा ये भी एक याद करने मिला मेरे को, मालूम है? आपका ध्यान गया कि नहीं गया? मेरा ध्यान चले गया। ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं होता, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, फाइनली, इफ द मैनेजर इज इंटाइटल। देखो आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आपको हैंड से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा रफ पेपर में अच्छे से, ठीक है। ध्यान देना। जिन लोग बीकॉम वाले हैं उनका कैलकुलेटर में आदत बन गया रहता है, बट यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। If the manager is entitled to a commission of 5% of the profit before deduction of this commission, he will get a commission dash on the profit of इतने का। यदि प्रबंधक को इस कमीशन की कटौती से पहले लाभ पर 5% कमीशन देने का अधिकार है। 8,400 पर क्या लाभ होगा? तो बोलो भैया कमीशन देना है, हाँ देना है। कितना परसेंट रेट है तुम्हारा? कितना परसेंट रेट में? 5%। बस 5% में खोज लेना, आफ्टर लिखा है कि बिफोर लिखा है, पूर्व लिखा है कि पश्चात लिखा है, बस ये लाइन खोज लेना। और कुछ लोगों को ध्यान आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 11th-12th में। तो बोलता है कि बिफोर देना है, पहले पूर्व देना है। तो बोलो कमीशन देना है, तो कमीशन कितना आएगा? कितने का प्रॉफिट है? 8,400 का सिंपल सा 5%। 8 5 40, नहीं 5 4 20, और 8 5 42, 420 रुपए का आंसर। 420 आंसर। लेकिन सर यहाँ पर आफ्टर वर्ड आ जाता तो क्या होता? अगर आफ्टर होता तो क्या होता?
आफ्टर होता ना, खोजना, अगर आफ्टर होगा ना, उसके पश्चात होगा ना, तो यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 105 आ जाएगा। याद आया कुछ? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वह कमीशन घटाने के पश्चात 5% दो, तो कैसे घटाओगे वही तो निकालना है। तो जिस कमीशन को माइनस करने बोलेगा वो कमीशन अगर निकालना होगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना। यदि प्योर कॉन्सेप्ट याद नहीं तो सिंपल सा दो बात याद रख लो बेटा। बिफोर बोलेगा तो चुपचाप 5%, आफ्टर बोलेगा तो 5 डिवाइडेड बाई 105, मतलब 10 बोलेगा तो डिवाइडेड बाई 110, 20 बोलेगा तो डिवाइडेड बाई 120। आगे है, रखा है मैंने असल क्वेश्चन। इसका आंसर 420। A company wishes to earn a 20% profit margin on the sale price. ओके, 20% मैं लाभ कमाना चाहता हूँ विक्रय पर। एक कंपनी विक्रय मूल्य पर 20% लाभ अर्जित करना चाहती है। Which of the following is the profit markup on cost which will achieve in the required profit margin? निम्नलिखित में से लागत पर कितना परसेंट लाभ होगा? आप यदि पहले पेपर दिए हो अकाउंट्स वगैरह का, तो ये क्वेश्चन एकदम ज्यादा सटीक इंपॉर्टेंट है। सीए और सीएमए को जो पढ़ाते हैं तो ये तो 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन ही तुमको समझनी है, मैं बताता हूँ। 20% प्रॉफिट है सेल का, 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल, विक्रय मूल्य का 20% है। अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा सफर करो, सिखाऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20% प्रॉफिट ऑन सेल है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होगा? 20% प्रॉफिट ऑन सेल है तो कितना परसेंट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होगा? ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा टीचर याद करवाते हैं इसको। बुराई नहीं कर रहा, बट बता रहा हूँ कि मैक्सिमम हम भी याद कर लिए थे कि अगर सेल का 20% होगा तो कॉस्ट का 25% होगा। याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। नहीं, मैं समझा के दूंगा ताकि आने वाले नंबर्स कुछ चेंज हो जाएंगे तो तुमको बताऊंगा मैं क्या है। चलो मैं पेज ही चेंज करता हूँ। यदि 20% प्रॉफिट ऑन सेल है तो कितना परसेंट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होगा? ये सीखना है। तो आराम से सर, नहीं आएगा ना समझ में तब याद करना, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा समझा दूं। बस तुम्हारा अवेयरनेस होना चाहिए, इधर उधर हल्ला नहीं करते रहना, ध्यान से सुनना। प्रॉफिट ऑन सेल है तो मैं माना सेल को 100, विक्रय पर लाभ है ना तो विक्रय को माना 100, प्रॉफिट 20% किसका? सेल का, यही है सेल, इसका 20 ले लेता हूं। इन दोनों को माइनस करूंगा तो कॉस्ट आएगा। आराम से 20% प्रॉफिट ऑन सेल, विक्रय का 20%, तो पहले विक्रय को 100 ले लिया, विक्रय को 100 ले लिया, उसका प्रॉफिट 20% इसी का बोला था लगा लिया, तो कॉस्ट आ गया। ये जो 20 रुपए, ये 100 का 20% है, तो 20 रुपए 80 का कितना? समझे क्या बोल रहा मैं बता रहा हूं तुमको। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20% 100 का है तो ये 20% 80 का कितना है? तो क्या करना, 20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 करना। ठीक है, 0 0 8, 2 से जाएगा एक बार में, 2 से जाएगा 4 बार में, 4 से 100 को काटूंगा तो कितना परसेंट आएगा? 25%। सर नहीं समझ में आया, ओके, मान लिया मैं नहीं समझ में आया। 20% प्रॉफिट ऑन सेल, विक्रय का 20% लाभ है, तो तुम बताओ 20% किसका बोला? सेल का बोला, तो सेल को 100 ले लेना, सेल को 100 ले लेना। ठीक है, अब सेल का 20% तो ठीक है, 20% प्रॉफिट, तो 100 रुपए का 20% कितना आएगा जी? 20। विक्रय में से प्रॉफिट को माइनस करूंगा तो क्या बचता है? लागत, कॉस्ट बचता है कितना? 80। बोलता है ये 20 जो है वो 100 का है, तो ये 20 कॉस्ट का कितना परसेंट? ये जो 100 का 20% है, तो तू जो है वो इसका कितना परसेंट है? 20 जो है वो तुम्हारा है, तो ये 20 मेरा कितना पूछ रहा है? 20 जो है वो तुम्हारा है, तो ये 20 मेरा कितना है? तो 20 को ऊपर रख लो। कॉस्ट का कितना? तो कॉस्ट को नीचे रख लो, इंटू 100 कर लो। 0 0 2 से एक बार में, 2 से 4 बार में इसको काटूंगा तो कितना परसेंट आएगा? 25% आएगा। ऐसा बनेगा सर क्वेश्चन। सो नंबर चेंज करते ना, फिर मजा आएगा। चलो, 30% प्रॉफिट ऑन सेल है तो कितना परसेंट होगा ऑन कॉस्ट? सेल का, तो सेल को ले लो कितना? 100।
और प्रॉफिट ले लो उसका कितना, 30, डिवाइड माइनस करोगे तो कितना बचेगा तुम्हारा, कॉस्ट कितना, 70। तो ये 100 का 30% है, तो 70 का कितना परसेंट होगा। तो क्या करना है तुमको, 30 को ऊपर रखना, 70 को नीचे रखना, इंटू 100 करना और डिवाइड करना। ये तो कैंसिल हो नहीं रहा है, तो पॉइंट में कुछ आएगा। क्वेश्चन वैसे बनेगा जो राउंड ऑफ में हो जाए, मैं तो ऐसे रैंडम नंबर ले लिया तो बन गया। ठीक है, अगर ये 40 कर देता तो ये 40 हो जाता, तो 40 को ऊपर रखता, नीचे कितना आ जाता तुम्हारा 60, नीचे 60 रखता, इंटू 100 करता, तो परसेंट निकल जाएगा। इसके बहुत वेरिएशन है मेरे पास, सीएमए वाले बच्चों को तो भर भर के वेरिएशन बताते हैं, तुम्हारे को उतना सारा नहीं बता सकता, एक दिन डेडिकेटेड जाता है इसको अलग अलग घुमा घुमा के। और बट अभी फिलहाल तुमको इतना ही समझ के रखना है। ठीक है, ये ये जो 20 है, ये जो 20 है वो इसका 20 है, तो ये जो 20 वो 80 का कितना है पूछ रहा है, तो तुम ऐसा कर लो और 20 को ऊपर रख लो, 80 को नीचे रख लो। भाई तुम इसके थे 20%, तो तुम इसके कितने हो, तो पता चल जाएगा तुमको कितना है। और हम तो बहुत सारे जगह पर देखें, याद कर लेते हैं, मैं खुद याद करके रखा था शुरू शुरू में, जब स्टूडेंट लाइफ में थे, तो 20% अगर इसका था तो 25% इसका होगा, याद कर लेते। लेकिन याद करने से एक क्वेश्चन बनेगा, समझ जाऊंगा तो 1000 क्वेश्चन बनेगा। तो आंसर कितना आएगा इसका, 25%। नेक्स्ट, हाँ, consider the following data and identify the amount which will be deducted from the sundry debtors in the balance sheet। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर बताइए कि बैलेंस शीट में विविध देनदारों में से कितनी राशि घटाई जाएगी। देनदारों में से कितनी राशि घटाई जाएगी, ये अच्छा क्वेश्चन है भैया। इतना सारा कॉन्सेप्ट है, एक वीडियो में होगा कि नहीं होगा नहीं पता, बट कोशिश करता हूँ क्या है। देनदारों में से क्या माइनस होगा, तो शॉर्टकट बता देता हूँ, देनदारों में से क्या माइनस होता है, डेटर्स में से माइनस होता है न्यू बैड डेब्ट्स, नया डूबत ऋण। फिर माइनस होता है न्यू बैड डेब्ट प्रोविजन, नया डूबत ऋण प्रावधान। हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, सुन लेना भाई। फिर माइनस होता है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, देनदारों पर कटौतियां, ये माइनस होता है, नया माइनस होता है। सर ये नया क्या है, नया कहां से पता चलेगा, नया पता चलेगा आपको एडजस्टमेंट से। जो आइटम एडजस्टमेंट्स में होते हैं उसको न्यू बोलते हैं, जो आइटम एडजस्टमेंट्स में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। दैट्स इट, यही तीन चीज माइनस होता है। कॉपी में लिख लो, कॉपी और लेकर बैठा करो सर। अब समय निकल गया, शुरू शुरू का लेक्चर वाला नहीं है, कॉपी लिख कर बैठा करो। तो डेटर में से नया बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स, नया डूबत ऋण, नया डूबत ऋण प्रावधान, न्यू बैड डेब्ट प्रोविजन एंड डिस्काउंट और डेटा, देनदारों पर कटौतियां माइनस होता है। अब इसको पढ़ो क्या लिखा है, बैड डेब्ट्स जो ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस का मतलब क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का मतलब ओल्ड होता है। सुने, फिर से बता दूं, ध्यान दो ध्यान दो। आप नहीं ध्यान दोगे, बार बार पीछे करोगे आगे करोगे, या फिर वीडियो स्किप करके दूसरा वीडियो चेक करने लग जाओगे, यहाँ समझ नहीं आता कहीं और, वहां पे ये हाल होगा। ध्यान दोगे तो आएगा सर समझ में। ठीक है, फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्वेश्चन होता है। और क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ओल्ड। मैं क्या बोला, क्या माइनस करना, न्यू, तो ये माइनस नहीं होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ओल्ड, खुद ही बता दिया है, पुराना, पुराना नहीं, ये माइनस नहीं होगा। करंट ईयर प्रोविजन फॉर न्यू, न्यू, यस सर, यही माइनस होगा। अच्छे क्वेश्चंस में से कलेक्ट, एकदम ये सिलेक्टेड और हाई हाई लेवल के क्वेश्चन है, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है। पेपर में आएगा नहीं आएगा मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट इतना सिखाऊंगा जरूर कि तुमको तैयारी कर दो भाई। आगे, तो कितना माइनस होगा तुम्हारा, 800 रुपए माइनस होगा ये वाला। ठीक, अगला, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया, सेल दिया है, कैरियज इनवर्ड दिया है, कैरियज आउटवर्ड दिया है, रिटर्न इनवर्ड दिया है, द रेट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक विल बी टेकन। यदि सकल लाभ की दर 25% है तो अंतिम स्टॉक का मूल्य ज्ञात करो। आ गया ना प्रैक्टिकल, ये बड़े बड़े प्रैक्टिकल है, आराम से देख लेता हूँ क्या क्या दिया है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, सेल दिया है, कैरियज इनवर्ड दिया है, कैरियज आउटवर्ड नहीं आएगा, ये बाहर का खर्चा, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं है, पीएल अकाउंट का पार्ट है, इसको काटो पहले। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न होता है सर, जिनको नहीं पता है। द रेट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, देखो 25% कॉस्ट का है, 25% कॉस्ट का है, अभी जो था वो सेल का था। तो बोलता है कि क्या निकाल के दो मुझे, क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दो। तो मेहनत तो लगेगा इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लगा लेते हैं फॉर्मूला COGS का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक
2,13,000 प्लस परचेज 16,55,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 32,500। ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो निकालने बोला। एक चीज और हुआ रहना चाहिए था, सेल दिया था, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक तो है ही नहीं, तो ये फॉर्मेट तुम्हारा काम नहीं आने वाला। अब क्योंकि क्या होता है जनरली बच्चे क्या चेक कर लेते हैं, भैया ओपनिंग है परचेज है तो फॉर्मूला लगाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से नहीं बनने वाला ये। ठीक है, बनाऊंगा इसी से लेकिन इससे नहीं बनेगा, अभी तो इससे नहीं बनने वाला। तो क्या करें, तो आपको दिखाऊं मैं कुछ, ध्यान दो। ये क्या स्पेलिंग दिया हुआ है, सेल, और ये है सेल्स रिटर्न। तो पहले मैं सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देता हूँ। सेल्स कितने का है, 21,32,000 में से माइनस सेल्स रिटर्न कर लेता हूँ कितना, 38,000। 38,000 को माइनस कर लेते हैं, 0 0 0, 12 में से 8 गया 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 12 में से 3 गया तो 9, 10 11 12 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 2, ये मेरा नेट सेल आ गया। पहले मैं सेल को उठा लिया, 2094,000। फिर दिया है मुझे कॉस्ट, 25% कॉस्ट दिया हुआ है, 25% कॉस्ट का है प्रॉफिट। ये क्या है, सेल 2,09,000। इसको चेंज करता हूँ पेज, 2094,000, 2094,000। अब प्रॉफिट दिया है, कितना परसेंट था प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना परसेंट था, 25% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट, लागत का 25% है। ये क्या है, सेल। ये क्या है, सेल। ये 25% किसका बोला है, कॉस्ट। कॉस्ट है क्या तुम्हारे पास, बोलता है 25% कॉस्ट का करो, तो कॉस्ट तो नहीं है, तो कॉस्ट को 100 ले लो। अब इसका प्रॉफिट निकाल लो 25, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो बनता है मेरा सेल। लागत को लिया 100, 100 का 25% किया 25, और दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, सेल। बोलो ये क्या है, ये सेल। बोलो ये क्या है, सेल। ये भी क्या है, सेल। जो जिसके जैसा उसको उससे डिवाइड कर देना, जो नाम मैच कर रहा है उसको उससे डिवाइड कर देना। और तुमको क्या चाहिए, तुम 100 से इंटू कर देना। तो ऐसा करने से तुमको क्या निकल के आएगा मालूम है, कॉस्ट निकल जाएगा। सर एक बार फिर से देख लो क्या क्या है, सेल में निकाला, सेल कहाँ से निकाला, सेल में निकाला कहाँ से, ये सेल लिया था 21,32,000 में से 38,000 माइनस कर दिया तो 32 गया, और वहां से कितना जाता है तुम्हारा, 6,000 हो जाता है, 2,09,4,000 बच जाएगा तुम्हारा। वो सेल को मैं यूज कर लिया, इस सेल को, और यहाँ से कुछ दिमाग लगाकर कॉस्ट 100, प्रॉफिट इतना 25, सेल को सेल से डिवाइड करके 100 से इंटू करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 से जाएगा 4 बार में, 5 से जाएगा 1 बार में, 4 बचेगा, 5 से जाएगा 8 बार में, 4 बचेगा, 8 बार में, डबल जीरो, फिर 4 का इंटू करते हैं, 0 0 8 4 32, 32 33 34 35, 4 4 3 7, ये आ गया मेरा 16,752,000। सर ये क्या निकाले हो, इतना मेहनत करके क्या निकाल रहे हो, ये निकला मेरा कॉस्ट। अब जब मेरा कॉस्ट निकल गया है तो मैं लगाऊंगा फॉर्मूला COGS का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। यहां रखूंगा ओपनिंग स्टॉक, प्लस रखूंगा परचेज, प्लस रखूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस रखूंगा क्लोजिंग स्टॉक। ये सारा चीज प्लस माइनस रखेंगे। चलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नीचे रखूंगा 16,752,000 इजिकल टू ओपनिंग स्टॉक। कितना था इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक था 2,13,000 और परचेज था 16,55,000। 2,13,000, 2,13,000, 16,55,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 2,13,000, 16,55,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 32,500, 32,500, 32,500, और यहाँ रख लूंगा क्लोजिंग स्टॉक। तब जाकर मैं आपके क्वेश्चन के हिसाब से निकाल पाऊंगा
कि मुझे पूछा था कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, अंतिम स्कंद की वैल्यू क्या होगी। तो दो तरीका है तुम्हारे पास, वो तरीके से बना लो, या फिर एमसीक्यू को वहां पर पुट करते, बट हम लोग यहाँ तक पहुंच गए तो इसको बना ही लेते हैं। चलो इसको प्लस करते हैं। 0 0 0 0, ये हो गया 5, 2 5 2 7, 3 10, बैलेंस गया 1, 3 और 1 4, 4 5 4 9, 9 और 1 10, बैलेंस गया 1, 6 और 1 7, 8 9। इतना कुछ आ रहा है क्या? नहीं, मैं गलत जोड़ दिया हूँ, चेक करना पड़ेगा, वहां से दिख नहीं रहा पास से मुझे। 1655000 एंड 213000 एंड 32,500, 32,500, 32,500, इसको जोड़ लेते हैं। 0 0 5, 5 5 10, बैलेंस गया 1, 5 और 1 6 और 7 3 10, बैलेंस गया 1 6, 7 और 1 9, एक सही जोड़ लिया था मैं। 1900500, यहाँ पर 1675200, एंड यहाँ पर है माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्या करेंगे सर? यस, उसको इधर लेकर आएंगे और चेक करेंगे मेरा क्या आंसर बनता है। ठीक है, तो 1900500 में से ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 1675200, 0 0 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, ये हो जाएगा। 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना। 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। 225300। कोई आंसर मैच करता है क्या? 225300, 225300, ये देखो सर, बढ़िया। 225300 सर, इतना लंबा क्वेश्चन? हाँ, 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन से आने के चांसेस हैं। कैसे बनाएंगे? एक बार पूरा समझा दो। क्या करना है सबसे पहले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिटेल में देखना पड़ेगा, क्या कहता है क्वेश्चन तुम्हारे को। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है चेक करना। क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, नो डाउट है, अब आपके ऊपर है कि कैसे पढ़ पाओगे। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 25% दिया है, और यहाँ पर कौन दिया है मेरे को? सेल। तो ये दोनों का इंटर रिलेशन होता है। काश के 25% किसका बोलता? सेल का बोलता, तो मैं इसका 25% निकाल के माइनस कर देता तो बन जाता क्वेश्चन। लेकिन है कॉस्ट को बोला, तो कॉस्ट को क्या ले लेंगे अपन? कॉस्ट को लेंगे 100, उसका प्रॉफिट निकालूंगा कितना मैं? 25% इस 25, दोनों को माइनस के जगह प्लस, सॉरी प्लस करना, तो क्या बनेगा? सेल कितना बनेगा? 125। सर ये सेल है, ये भी सेल है, तो मेरा कॉन्सेप्ट था जो जिसके जैसा होता है उसको उससे डिवाइड कर दो, तो सेल को सेल से डिवाइड करा, तो सेल कितने का था? 21320000, को डिवाइड कर देता हूँ सेल से। इनटू क्या कर देना? कॉस्ट। जैसे कॉस्ट इनटू करूंगा तो तुम्हारा एक आंसर निकलेगा जो बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। तो मेरा कॉस्ट निकल गया 1675200, ये कॉस्ट निकल गया। अब इस कॉस्ट को लेकर मैं फॉर्मूला लगा दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन सर ये वाला सेल को मत ले लेना, डायरेक्ट ये सेल को मत लेना। सेल्स में से सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करना पड़ेगा, तो 21,32,000 के जगह पर सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करूंगा तो ये वाला आंसर आ रहा होगा। कहाँ गया मेरा? सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करूंगा तो ये आंसर आएगा। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करना, उसके बाद डिवाइडेड बाई 125 करना, क्योंकि वो कॉस्ट का है 25%, तो से इसके हिसाब से बनाया। फिर यहाँ से निकलेगा, ये फॉर्मूला बनाएंगे और इससे आपका निकल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। ये कुछ अजम्पशंस हैं, इसको ध्यान से देखना। और ये कॉस्ट का दिमाग कैसे लगाए हैं, एक आध क्वेश्चन और ऐसे दिखेगा तो जरूर बताएंगे हम, है ना। बेसिक क्या है? सबसे पहले तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर लो, डन। फिर परसेंट 25% किसका? कॉस्ट, तो कॉस्ट नहीं था तो कॉस्ट को 100 ले लेना। उसके बाद 100 में प्रॉफिट जोड़ूंगा तो सेल आएगा। अब सेल को सेल से डिवाइड करना, जो तुम्हारा ये वाला सेल नहीं, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगा देना, बेचे के माल की लागत लगा देना, तो फॉर्मूला तुम्हारा बनकर तैयार हो जाएगा। अगला से क्वेश्चंस हैं सर। इफ ओपनिंग इफ ओपनिंग कैपिटल 70,000, क्लोजिंग कैपिटल 90,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? शुरू में 70 था तुम्हारा कैपिटल, लास्ट में कितना हो गया? 90 हो गया, तो कैसे बढ़ गया कैपिटल? शुरू में 70 था, लास्ट में 90 है, कैपिटल बढ़ गया। कैपिटल बढ़ने का कारण क्या होता है? प्रॉफिट। कितने से कैपिटल बढ़ गया? 70 से 90 गया, तो कितने का प्रॉफिट आ गया? 20,000 का प्रॉफिट हो गया। डन सर। अगला, इफ एवरेज इन्वेंट्री, औसत इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है,
एवरेज स्टॉक दिया हुआ है 125, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 10,000 रुपए लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, ये क्वेश्चन बहुत फेमस होता है। क्या बोलता है? क्लोजिंग इन्वेंट्री, अंतिम स्टॉक जो है वो प्रारंभिक स्टॉक से 10,000 रुपए कम है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 10,000 कम है। क्लोजिंग स्टॉक जो है अंतिम स्टॉक जो प्रारंभिक स्टॉक से 10,000 कम है, तो ओपनिंग स्टॉक होता है एक्स ले लेता हूँ, 10,000 कम कर देता हूँ, ठीक है सर। तो क्या पूछता है आपसे? देन द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक विल बी, अंतिम स्टॉक की वैल्यू क्या होगा? एवरेज का स्टॉक का फॉर्मूला पता है तुमको? एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं? एवरेज स्टॉक निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज के जगह पर एवरेज की वैल्यू रख देना 125,000। ओपनिंग के जगह पर ओपनिंग की वैल्यू, क्लोजिंग के जगह पर x माइनस 10,000 और डिवाइडेड बाय क्या कर देना 2। इसको इधर इंटू करते 1,25,000 में 2 का इंटू करूंगा तो कितना बन जाएगा? 2,50,000। x और x कितना बन जाएगा? 2x माइनस 10,000। 10,000 इधर लाऊंगा तो माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 2,60,000। और 2 से डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1,30,000। आंसर क्या पूछा था? x की वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक 1,30,000, क्लोजिंग पूछा तो 10,000 कम 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। सर ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया? सर ओपनिंग में x रख देना, क्लोजिंग में x माइनस 10,000 देना। इस पजल को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगा 1,30,000, x की वैल्यू आएगा 1,30,000। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना। x तुमने किसको एज्यूम करा था? ओपनिंग को एज्यूम करा था। और क्वेश्चन पूछा किसको है तुमको? क्लोजिंग स्टॉक को पूछा था। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 कम, 10,000 कम 1,20,000। ये देखो 31 भी दिख रहा है। कई लोग ये लगाएंगे, नहीं, 1,20,000 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन्ड्री डेटर्स आर 13,20,000। If the provision is to be made for the doubtful debts and discount on debtor 5% and 2% respectively, then the amount of provision discount will be। यदि विविध देनदार 13,20,000 है, तथा संदिग्ध ऋणों के लिए 5% और देनदारों पर छूट के लिए 2% का प्रावधान करना है, तो छूट के प्रावधान की राशि बताओ क्या होता है? अभी अभी बताया था। डेटर में से क्या माइनस होता है? डेटर कितने का था? 13,20,000। 13,20,000 में सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? न्यू, न्यू बैड डेप्ट प्रोविजन, नया डूबत ऋण प्रावधान। तो कितना प्रावधान बनाने बोला था तुमको? 5%। तो 5% निकालते हैं इसका। इसका 5% निकालना है। 0,0, 5, 2, 10, बैलेंस गया 3, 5 से 15 और एक 16, बैलेंस गया 1, 5, 5, 6, राइट, 66,000। ठीक है, एक बार चेक कर लो सर। 2 0 कैंसिल हो गया, 0, 0, 5 2 10, बैलेंस गया 1, 3 2 5 3 10 16, 1 5 1 5 6, ठीक है। इसको माइनस कर लो। 0 0 0, 10 में 6 गया 4, 11 में से 6 गया 5, ये हो गया 2, ये 1। अब माइनस करेंगे कितना परसेंट सर? माइनस करेंगे 2%। तो अब इसका 2% निकालना है, जो कि डिस्काउंट है तुम्हारा। तो 2% निकालते हैं। 2 0 कैंसिल हो गया, 2 0 0, 4 2 8 5, 2 10, बैलेंस गया 1, 2 2 4 और 1 5 एंड 2 1 2। तो यही डिस्काउंट पूछा था, 25080। 25080, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट, नॉट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्चुअल डेटर्स। डेटर की वैल्यू नहीं पूछा था, तो पूछा था छूट के प्रावधान की राशि बताओ। देन द अमाउंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट विल बी, तो ये 2% डिस्काउंट पूछा था। एंड पूछता डेटर की वैल्यू बताओ लास्ट में कितना, तो माइनस करने के बाद जो तुम्हारा बचता, माइनस करने के बाद जो तुम्हारा बचता, समथिंग कुछ ऐसा बचता, ये तुम्हारा होता। तो डिस्काउंट वैल्यू, तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा? पहले 5% का प्रोविजन कर लेना, उसके बाद 2% निकालना, तो वो 2% की वैल्यू पूछा था, ठीक है। कैलकुलेशन आपको चेक करना पड़ेगा सर अपना। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा एंड फाइंड आउट द अमाउंट विच विल बी डेबिटेड टू द पीएल अकाउंट। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट की जाने वाली राशि क्या है? ये बैड डेब्ट दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर दिया हुआ है, करंट क्या दिया हुआ है, एंड इसमें से कौन सा तुम्हारा पीएल अकाउंट में जाएगा? ठीक है, पीएल अकाउंट में जाने का क्या होता है ये भी बता दो। सबसे पहले पीएल अकाउंट में जाता है ओल्ड बैड डेब्ट, पुराना डूबत ऋण, प्लस जाता है न्यू बैड डेब्ट, नया डूबत ऋण, प्लस जाता है
न्यू बैड डेट प्रोविजन नया डूबत ऋण प्रावधान माइनस ओल्ड बैड डेट प्रोविजन पुराना डूबत ऋण प्रावधान। सर ये सब आप तो पढ़ाए नहीं हो, इतना सारा नहीं पढ़ा सकते, यहीं से पढ़ते पढ़ते आप याद करो। कॉपी निकालो, इसको नोट करो कि डेटर अकाउंट में क्या क्या माइनस होता है। भी लिखा था डेटर में से न्यू 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 माइनस होता है। पीएल अकाउंट में ओल्ड आएगा, न्यू आएगा, न्यू आएगा, ओल्ड आएगा। अब इसको पढ़ो क्या लिखता है सबसे पहले। बैड डेब्ट अप्राप्त ऋण ये ओल्ड है 11,600 पे। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट ओल्ड है ये, अच्छा यहाँ कुछ नहीं लिखा तो ये ओल्ड ही है ना। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट ओल्ड है तो ये तुम्हारा इधर आ जाएगा 12,000। दो ओल्ड खत्म हो गया मेरा। अब क्या लिखता है, करंट ईयर प्रोविजन न्यू 11,800 ये यहाँ पर आ जाएगा 11,800। और इसकी वैल्यू नहीं दिया तो बताओ कितना वैल्यू पीएल में जाएगा। तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं 11,600 और 11,800, 11 11 हो गया 22, 22 और एक 23, 23,400। 23,400 में से 12,000 माइनस करेंगे, 23,400 में से 12,000 रुपए माइनस कर देंगे, 004, ये एक 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 400, ये आंसर। तो ये मैं इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये रूल है। तुम्हारे पास अगर ये रूल नहीं है तो तुमसे नो डाउट नहीं बनने वाला। तो देखो डेटर में क्या लिखते हैं, डेटर में से न्यू बेड डेप्ट, न्यू बेड डेप्ट प्रोविजन डिस्काउंट, वो तीन चीज नोट डाल लो। पीएल अकाउंट में क्या लिखते हैं, पीएल में पहले ओल्ड बेड डेप्ट पुराना डूबत ऋण प्लस न्यू बेड डेप्ट, नया डूबत ऋण होगा तो रखना, नहीं होगा तो मत रखना, प्लस न्यू बेड डेप्ट प्रोविजन नया डूबत ऋण प्रावधान और माइनस ओल्ड बेड डेप्ट प्रोविजन पुराना डूबत ऋण प्रावधान। तो यहाँ पर प्रावधान लिखा था, प्रोविजन लिखा था, तो मैं इसको नीचे पुट करा। और यहाँ पर कुछ नहीं था तो ये ओल्ड ही होगा, इसको ऊपर पुट करा। और न्यू को नीचे पुट कर दिया, आंसर मेरा आ गया 11,400। आराम से वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, तब समझ में आएगा चीजें। अगला, when the opening stock is 50,000, closing stock is 40,000, purchase are 90,000 and profit margin इतना point परसेंट on sale, then the sales are, ये देखो ये सब ना बहुत टफ क्वेश्चन है सर। मैं ना इसको तुमको दूंगा बनाने के लिए, बस आपको समझा के दूंगा कैसे बनाना है इसको, ठीक है। इतना परसेंट किसका बोला, पिछला क्वेश्चन ने 25% कॉस्ट का बोला था, अब इतना परसेंट किसका बोला, सेल का बोला। सेल है क्या, सेल है क्या, सेल नो सर सेल नहीं है। तो क्या कर लो, सेल को एज्यूम कर लो 100, फिर उसमें से प्रॉफिट कितना परसेंट, 16.67%, इसको माइनस कर लो। तो तुम्हारा बचेगा कितना, 83.34% कुछ बचेगा। ये क्या बचेगा तुम्हारा, कॉस्ट। सेल में से प्रॉफिट को माइनस करूंगा तो कॉस्ट बचेगा। क्या मिल गया, कॉस्ट। कॉस्ट होना चाहिए क्वेश्चन में, अब कॉस्ट होना चाहिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कॉस्ट है क्या, हाँ है ना सर। क्वेश्चन में कॉस्ट कैसे दिख रहा है तुमको पता है, ये देखो सीओजीएस का फॉर्मूला दिख रहा है। बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 50,000, प्लस परचेज कितना है, परचेज 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 90,000, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है सर, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 40,000। अब इस पजल को सॉल्व करके तुम सीओजीएस निकालोगे, ठीक है। तो 50 और 9 5 और 9 90, ये सॉरी 9 और 5 14, 1,40,000 में 40 जाएगा तो 1 लाख आएगा। 1 लाख का क्या निकल गया तुम्हारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। तो ये मेरा कॉस्ट निकल गया, ये भी मेरा कॉस्ट है। तो क्या करेंगे, जो जिसके जैसा उसको उससे डिवाइड करना, तो कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड करना, तो 1 लाख को डिवाइड करना 83.34 से और इनटू कर देना 100 से, तो तुम्हारा सेल निकल जाएगा। सर ये तो पॉइंट में अजीब से नंबर आ गया, क्वेश्चन पॉइंट का कैलकुलेटर वाइज होगा, सेट कर दिया, बट तुम्हारे में आएगा तो पैटर्न चेंज सुधार लेना। हो सकता है परसेंट कुछ और आ जाएगा तो इजीली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको चेक करके देखना, तुम्हारा आंसर कुछ आ रहा होगा इसमें से, पता चल जाएगा। सर सेल को 100 ले लेंगे, उसका प्रॉफिट निकालेंगे, कॉस्ट आएगा, सीओजे से कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड करोगे और इनटू कर दोगे सेल से, तो तुम्हारा सेल आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देखना, ये पॉइंट में आ गया है, अगर पॉइंट में नहीं रहता तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पकड़ लो। नेक्स्ट, द मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन 5% ऑन द प्रॉफिट, अच्छा क्वेश्चन है सर ये। द मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग दिस कमीशन, ये कमीशन घटाने के बाद। इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 का है, आर 89,000, द मैनेजर कमीशन विल बी, प्रबंधक को, प्रबंधक को इस कमीशन की कटौती के बाद, कटौती के बाद देखो आफ्टरवर्ड आया है यहाँ पर। एक क्वेश्चन बनाया था जिसमें हम लोग को कौन सा पढ़ाया था, बिफोर आया था, तो यहाँ पर आफ्टरवर्ड आया है।
तो कमीशन कटौती के बाद लाभ का 5% कमीशन देना है। ऐसा कमीशन 5,000 के पूंजी पर ब्याज लगाने के पहले लाभ इतना 99,000 दिया, तो बताओ प्रॉफिट कितना दिया। सर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, हाँ कॉस्ट लेंथी है, 89,000। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस प्रॉफिट में से ब्याज माइनस कर लेना, तो ब्याज खर्चा होता है, 5,000 माइनस कर लूंगा, तो मेरा आंसर बचेगा कितना सर, 84,000। इसके बाद कमीशन कितना देने बोला, कमीशन कितना परसेंट देने बोला था आपको, 5% देने बोला है। अब 5% के पास लिख लो क्या, आफ्टर, क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग था, आफ्टर वर्ड लिख लिया मैंने। अब कैसे करेंगे, अब कमीशन निकालने के लिए अभी अभी बताया था, 84,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, ठीक है, डिवाइडेड बाई 105। चलो इसको डिवाइड करते हैं, 5 से एक बार में, 5 से 21 बार में। अब 21 के टेबल में कितने बार में जाएगा, 4 बार में चल जाएगा, यस। 21 से एक बार में, 21 से 4 बार में जाएगा, 21 से 4 का इंटू, हाँ 4,000, द राइट आंसर इज 4,000, डन सर। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब दिखेगा, आपको तैयार रखना है। सर कमीशन देना है, कमीशन वाला क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, मैनेजर को कमीशन देना है, प्रॉफिट था तुम्हारा 89,000 जिसमें से ब्याज माइनस करा, और कमीशन देने के लिए आफ्टर का कॉन्सेप्ट लगाया, आफ्टर के कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैंने होमवर्क रखा है, इसको जरूर बनाओ। सेम क्वेश्चन है, कमीशन वाला ही है ना, और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्या तुम्हारा आंसर आएगा। ये देखो यहाँ पर तुमको प्रॉफिट दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 2% दिया है, और लाभ घटाने के बाद आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है, यहाँ पर कमीशन में लिखा हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग। तो जैसा सेम बताया मैंने वैसे ही बनाएंगे, और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे, मुझे पता चल जाएगा क्या आंसर आया आपका। हाँ, when the opening stock is 50,000, closing stock is 40,000 and the sales is 2,40,000, ये प्रॉफिट मार्जिन 20% किसका है, यही तो खेल है सर, प्रॉफिट मार्जिन 20% कॉस्ट का है, लागत का 20% है। और क्रय की राशि बताओ, देखो जो दो कचरा कचरा क्वेश्चन बनाया ना, ये उसी से मैच करता है। एक सेकंड, क्या हो गया इसको, ठीक है, तो जो खराब खराब दो क्वेश्चन बनाया उसी से संबंधित है। देखो ध्यान से, फिर से मैं उठाऊंगा क्वेश्चन यहीं से, 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट मेरे पास नहीं है, कॉस्ट को ले लेता हूँ 100, कॉस्ट को ले लेता हूँ 100, फिर उसका लेता हूँ मैं प्रॉफिट 20%, 20, इन दोनों को क्या कर लेना चाहिए, यस से जोड़ लेना चाहिए, तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। तो 120 सेल आ गया, तो क्वेश्चन में सेल है क्या, सेल है क्या, हाँ सर सेल है, क्वेश्चन में सेल है, क्वेश्चन में हिंदी में भी सेल दिया होगा, यस सर सेल है। तो क्या बोला था, जो जिसके जैसा होता है उसको उससे डिवाइड कर लो, ओके अभी डिवाइड करते हैं। सेल कितने का दिया था, 2,40,000। सेल्स रिटर्न तो नहीं है ना, चेक कर लूं, मेरे को तो पास से दिखता नहीं है सेल्स रिटर्न, पास से दिखता नहीं मतलब ये इतना जूम हो जाता है इसलिए नहीं दिखता, चश्मा लगा भी है वैसा नहीं है। हाँ, सेल्स मेरा 2,40,000, सेल्स को सेल्स से डिवाइड कर लो, सेल्स को सेल्स से डिवाइड कर लो, सेल को सेल से डिवाइड करो, इंटू 100 कर लो, कॉस्ट निकल जाएगा। ये जाएगा 0, 12 से जाएगा 2 बार में, 2,000,000, 2 लाख आ गया। तो 2 लाख का मेरा क्या निकल गया, कॉस्ट निकल गया। अब मेरे से क्या पूछता है वो जरा देख लेता हूँ। क्रय की राशि बताओ बोलता है, परचेज की वैल्यू बताओ बोलता है। अब परचेज की वैल्यू बताने के लिए मैं यहाँ पर फिर तुमको डालूंगा क्वेश्चन में, मेरा कॉस्ट निकल चुका है, ये टेक्निक से, ये टेक्निक को सीख लेना ना। और अगर ये टेक्निक बहुत ज्यादा खराब हो रहा होगा तो बताना, एक आध किसी वीडियो में 15-20 मिनट का सिर्फ इसी का वीडियो बनाऊंगा, ये कॉस्ट बढ़ना कम होना ये वाला अगर टॉपिक अच्छा से समझ में नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है, सिर्फ इसी का डेडिकेटेड क्वेश्चन बना देंगे। चलो कॉस्ट, कॉस्ट दे दिया है, तो कॉस्ट COGS का फॉर्मूला लगाना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक लगा के बताना, और इसकी वैल्यू पुट कर देना, इसकी वैल्यू पुट कर देना, इसकी वैल्यू पुट कर देना, परचेज की वैल्यू निकल जाएगा। तो ये इतना मैं आधा बना दिया हूँ, तुमको कॉस्ट की वैल्यू को कॉस्ट में रख दो, ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक रख दो, क्लोजिंग में क्लोजिंग की वैल्यू रख दो, और मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आता है तुम्हारा परचेज का। 2 लाख तक तो मैं पहुंचा दिया था, ठीक है। अगला सर, मधु ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2024 को कंटेंट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मधु ने 31 मार्च को कुछ कुछ दिया हुआ है। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है सर, अगर अभी तक थक गए हो और नींद में हो तो यहाँ से जाग जाओ, ये क्वेश्चन नहीं तो नींद में से निकल जाएगा और बोलेंगे ये सब तो हमको आता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, आपको दिया हुआ है 12% का बैंक लोन, 1 जुलाई को लोन लिया था मैंने, 12% का बैंक लोन 1 जुलाई को लोन लिया था, 2 लाख का है।
इंटरेस्ट पेड 20,000 रुपए मैं दे चुका हूँ। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डेबिटेड टू द पीएल, पीएल अकाउंट में कितना इंटरेस्ट आएगा? 20,000 रुपए दे दिया हूँ। तो देखो 2 लाख का 12%, 2 लाख का 12% और अकाउंट के हैं हम लोग, तो जुलाई दिख गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना। 9 महीने के हिसाब से 0 0 0 0, 12 से 12 गया और 9 2 18, तुम्हारा 18,000 आ रहा है। और क्वेश्चन बोलता है 20,000 दे दिया, तो पीएल में कितना आएगा? पीएल में कितना आएगा? 20,000 में दे दिया हूँ, 18,000 आएगा, तो तुम बोलोगे 18,000 पीएल में आएगा। रॉन्ग आंसर। तो 20,000 आएगा। वेरी रॉन्ग आंसर। क्या होने वाला है सर? आपको पता भी नहीं है और हवा भी नहीं लगेगा यहाँ क्या हो गया। इस क्वेश्चन में देखो 12% लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ 12%, और आपको पता है परसेंट के साथ पर एनम वर्ड होना चाहिए। पीए, वार्षिक, प्रतिवर्ष, वार्षिक शब्द होना चाहिए, तो यहाँ वार्षिक शब्द नहीं है। और जब भी किसी क्वेश्चन में वार्षिक शब्द नहीं होगा, पर एनम, पीए वर्ड नहीं होगा, तो वहां पर डेट का कोई रोल नहीं होता, मंथली कैलकुलेशन नहीं करते। क्या 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 रिपीट करूं? अगर पर एनम वर्ड रेट के साथ, परसेंट के साथ पर एनम वर्ड नहीं है तो मंथली कैलकुलेशन मत करना। मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हो? मैं बोलना चाहता हूं कि 2 लाख का 12% बस, इंटू 9/12 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पर एनम वर्ड नहीं है, पीए वर्ड होना चाहिए, पर एनम वार्षिक वर्ड होना चाहिए। अब करो, 12 दूनी 24, मेरा आंसर 24,000। कितना पे कर चुके हो? 20,000। और तुम्हारा आंसर कितना रहा? 24। तो यही पीएल अकाउंट में जाना चाहिए, पीएल अकाउंट में इतना ही जाना चाहिए। डिफरेंस मत लिख देना ना। कैसे बनेगा मालूम है? पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट में 20,000 लिखेंगे और उसमें प्लस करेंगे 4,000 आउटस्टैंडिंग के नाम से, और बाहर कितना जाएगा? 24,000। तो 24,000 इज राइट आंसर। 24,000 इज राइट आंसर। सर क्या सीखने मिला? पर एनम वर्ड के साथ, सॉरी रेट के साथ अगर पर एनम वर्ड नहीं है तो नो मंथली कैलकुलेशन विल रिक्वायर। यदि दर के साथ प्रतिवर्ष शब्द ना हो तो माह वाला कैलकुलेशन मत करना। नहीं तो मैं तो जुलाई देखकर 9 महीना कर देता और मेरा आंसर 18,000 आता, और 18,000 यहाँ था ही नहीं, तो वही गलत हो रहा था। ठीक है, कई लोग 4,000 लिखते हैं, 4,000 नहीं आएगा, 24,000 भी आ जाएगा। 20 में 4 जोड़कर 24 दिखाना पड़ेगा। अगला, थक गए हैं सर आज तो। If the opening capital is 1,80,000, closing capital is 22 लाख, ड्रॉइंग है 8 लाख, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? बोलता है शुरू में लगाया मैं 18 लाख, लास्ट में मेरा पैसा बन गया 22 लाख। शुरू में लगाया था 18 लाख, लास्ट में बन गया 22 लाख, इनके बीच में प्रॉफिट छुपा हुआ है। इस दौरान मैंने ड्रॉइंग कर लिया 8 लाख का। ड्रॉइंग का मतलब पैसा निकाल लिया 8 लाख का। ठीक है, और कुछ है क्या? नहीं सर। तो बताओ, 18 लगाए थे, 8 निकाल लिए, तो तुम्हारा पैसा लगा कितना है? 10 लाख। और लास्ट में कितना हो गया? 22 लाख। तो कितना बढ़ गया? 12 लाख। तो 12 लाख का तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। शुरू में लगाया था 18 लाख, लास्ट में लगाया बचा 22 लाख। बीच में पैसा निकाला, निकालने के बाद मेरे जेब में सिर्फ 10 लाख ही बच रहा था, लेकिन लास्ट में 22 लाख दिखा, तो कहाँ से ला दिया पैसा? प्रॉफिट से आ गया सर पैसा। हाँ, 30 खत्म हो गया, लेकिन मेरे को और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन दिख गया था, तो 2-3 क्वेश्चन और रख लिया मैंने। अ कंटीजेंट, अ कॉन्टीजेंट एसेटिस, आकस्मिक संपत्तियां क्या है? यूजुअली यहाँ पर कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज होना चाहिए, क्वेश्चन गलत छप गया है। बैड डेप्ट इज कंफर्म। बैड डेप्ट क्या होता है? बैड डेप्ट क्या होता है? डू बट एंड क्या होता है? आप बताओ, एक्सपेंसेस होता है कि लॉस होता है? हाँ सर सही बोल रहे हो, लॉस होता है। लॉस क्या होता है मालूम? जो हैपनिंग हो जाता है। एक्सपेंसेस जो आप अपने हाथ से करते हो उसको व्यय बोला जाता है, जो तुम अपने हाथ से करते हो उसको व्यय बोला जाता है। और लॉस जो अपने आप हो जाता है, जैसे लॉस बाय फायर, आग लग गया, आप लगाते नहीं हो आग, अपने आप लग जाता है। तो ऐसे सारे खर्चे जो तुम अपने हाथ से करोगे वो एक्सपेंस, जो हो जाता है वो क्या बन जाता है? तुम्हारा लॉस बन जाता है। फाइनली तुम्हारा फाइनल अकाउंट का, अभी भी मैं पूरा फुल क्वेश्चन खत्म कर रहा हूँ ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ मेजर ऑफ द क्वेश्चन मैंने खत्म कर लिया है। सो नाउ बात कर लेते हैं हम अब किसके बारे में? टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के बारे में अगर मैं दिखा दूं तुमको, तो क्या है टेस्ट सीरीज? देख लो। मैं अपना बता दूं कि मैंने एक टेस्ट आपको फ्री में रखा था, तो जिन्होंने पहला टेस्ट नहीं दिया तो आप पहला टेस्ट मुझसे मांग सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मैं आपको एक टेस्ट फ्री में अलॉट करता हूँ, आप देखो, आपको अगर टेस्ट पसंद आता है तो हम कंटिन्यू बात करते हैं। तो देखो, मैं टेस्ट 1 में है, जिसमें बेसिक जनरल लेजर 40 मार्क्स कराएगा, 16 मिनट ड्यूरेशन कराएगा, जो मैंने टेस्ट 1 में लिया हुआ तुम्हारा। रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट व्हाट्सएप में भेज दूंगा, पढ़ लेना इसको क्या है। 40 मार्क्स का 60 है। इसके बाद शेयर्स एंड डिबेंचर का टेस्ट 3 रखेंगे।
टेस्ट 4 रखेंगे कंपनीज फाइनल अकाउंट लिक्विडेशन गुडविल शेयर के बारे में टेस्ट 4 रखेंगे। टेस्ट 5 रहेगा तुम्हारा कॉस्ट अकाउंट के ऊपर। टेस्ट 6 रखूंगा ऑडिटिंग के ऊपर। टेस्ट 7 मैनेजमेंट के ऊपर। टेस्ट 8 इकोनॉमिक्स के ऊपर। टेस्ट 9 और टेस्ट 10 फुल टेस्ट रखूंगा। तो टोटल 10 टेस्ट रखेंगे। अराउंड ऑफ मेरे पास इसमें क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे कवर कितना 600-700 क्वेश्चन होंगे। एक दो टेस्ट मुझे लगेगा अपने मन से और ऐड कर दूंगा, तो फिलहाल ऑफिशियली 10 टेस्ट रखूंगा मैं। एंड फीस ओनली मात्र आपसे 299 ₹300 का फीस चार्ज करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है, एक स्टाफ बैठाकर टाइप करना पड़ता है। इवन मुझे क्वेश्चन सारे सेलेक्ट करके देने भी पड़ते हैं, तो टाइम टेकिंग थोड़ा सा होता है, तो उतना तो हम डिजर्व करते हैं। ओनली 300 में 10 टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, अगले टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होगा। आपको जैसे आप बाई करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे टेस्ट को, तो आप मुझे व्हाट्सएप में करेंगे। व्हाट्सएप में मैं आपको अपना क्यूआर कोड दे दूंगा, उसमें आप चेक कर लेना योगेश कॉमर्स क्लासेस लिखा होगा फॉर ऑथेंटिकेशन, सही है कि नहीं। अगर योगेश कॉमर्स क्लासेस लिखा होगा तो ₹300 ओनली आप पे करेंगे या 299 पे करेंगे। आपको एक पासवर्ड मिलेगा, इसी पासवर्ड से आप जब भी लिंक आएगा तुमको, उस पासवर्ड के थ्रू आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। दो टाइप का टेस्ट रखने की कोशिश करूंगा मैं, स्केड्यूल एक नॉन स्केड्यूल। शेड्यूल टेस्ट ऐसा होगा कि मैं जब बताऊंगा ये टेस्ट जिस जिस दिन होगा उसी उसी दिन वो टेस्ट होगा, आप तैयारी कर लेना, जैसे 1 डे बिफोर मैं बता दूंगा। नॉन शेड्यूल टेस्ट मतलब सारा का सारा टेस्ट तुम्हारे पास आ जाएगा, जब मन करेगा तब तुम दे देना। शेड्यूल टेस्ट से ये फायदा मिलेगा कि किसने कितना हाई स्कोर किया मैं आपको डिस्क्लोज कर पाऊंगा। ठीक है, तो आप बता देना कि सर आप जिस तरीके से टेस्ट लूंगा मैं, जब आपको अलॉट करूंगा अगर आप तब देंगे, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में जब भी होगा मेरा, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि किसका हाई परसेंटेज रहा है, जिसने अच्छा स्कोर करा है, नाम के साथ बताऊंगा। एंड अगर अनशेड्यूल टेस्ट लेते हो, पूरा का पूरा टेस्ट अगर आप अपने मन से अलॉट करोगे, तो फिर मैं यहाँ से इवैल्यूएट करके नहीं बता पाऊंगा कि आपका कैसे स्कोर रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा। जिन्होंने लास्ट टाइम मुझसे टेस्ट लिया था, फ्री टेस्ट है, उसको आप दिए हो, मैं मेरे पास आपके नंबर सेव है, मैं आपको इसको पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो। टेस्ट 1 आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया था। टेस्ट आगे रेस्ट ऑफ द 9 टेस्ट और एक दो टेस्ट मैं अपने मन से ऐड करूंगा, लगेगा कुछ और स्पेशल टॉपिक है सर इसका भी टेस्ट कर लो, तो इतने चार्जेस में हम इतने सारे टेस्ट कंडक्ट करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ाई करने में बड़ा मजा आ रहा है, और लगता है कि नहीं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, जैसे लोग फोन करके मुझे थैंक यू भी कर रहे हैं कि सर मजा आता है आपके कॉन्सेप्ट पढ़ने में, सो बिल्कुल आप वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, जो भी रिक्वायरमेंट होता है, और अपनी तैयारी स्ट्रांग रखो भैया, हमारे तरफ से किसी भी तरीके से कमी नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।